इफ यू बीन टोल्ड और एडवाइज बाय कृष्णा विल यू गो ऑन अ वॉर विद चाइना, तब उससे लगा कि ये वॉर वगैरह बहुत नेगेटिव कनोटेशन ले लिया उसने, और उसने वहां पर बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव प्ले किया। कहता वट एवर इट इज आई डोंट केयर, मैं नहीं जाऊंगा वॉर पे। फिर शी आस्क्ड कि तुम करते क्या थे लेजर टाइम में पुणे में? मैंने कहा मैम मैं बहुत यंग था, मेरे पास मस्त एक बुलेट वगैरह हुआ करती थी, तो मैं घूमता बहुत मजे से था पुणे में, आई यूज्ड टू लाइक दैट। तो बोली कि ठीक है, टेक मी ऑन अ राइड, ठीक है, ऑन योर मोटरसाइकिल एंड रोम अराउंड मी टू शो मी द इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन पुणे। लिटरली शी आस्क्ड दैट एंड मैं उसे घुमा रहा हूँ, कैंप एरिया हिंजेवाड़ी घुमा रहा हूँ, फिर शनिवार वाड़ा, फिर इस तरीके से। फिर वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बस स्टैंड के पास है वहां पर एरिया के ऊपर रोक दीजिए, अब ये कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ है, तो मैं प्लान भी उस तरीके से किया था। फिर जब ये सारी चीजें मेरे साथ हो गई तो ऑब्वियसली मेरा बहुत नेचुरल चॉइस था बैम्बू कल्टिवेशन या बैम्बू के बारे में जानने की, हॉबी लिखना। द मोमेंट आई रोट दैट हॉबी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई भी इंटरव्यू एस्पिरेंट होता है ना, वो जानना चाहता है कि वाजीराम के रविंद्र सर क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं। उसने गलती एक कर दी, वो अंदर जाके हाथ जोड़ के गुड मॉर्निंग सर करके आया। ठीक है, अब वहां उस मोमेंट से जोशी सर इज सो पेक्यूलियर अबाउट दैट, तो सर ने कहा ओह वाओ दैट यू आर ब्लेंडिंग वेस्टर्न कल्चर एंड इंडियन कल्चर टुगेदर इन अ वन जेस्चर, डू यू डू दिस लाइक एवरी डे? तो वो वहां पे पकड़ा गया। भाई ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है इसमें इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे से ना लाइब्रेरी बनाते हैं जो एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जेम है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन है किसी भी टॉपर या किसी भी एस्पिरेंट का जो सीरियसली मेंस का तैयारी करता है। जब आप प्रीलिम्स फेल होते रहते हैं ना, आपका मेंटल कंस्ट्रक्ट अलाउ नहीं करता आपको आंसर लिखने के लिए। ठीक है, आप कितने भी बोल दो कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से आंसर लिखूंगा, मेंटल बैरियर इतनी क्रिएट हो जाती है कि तुम्हारी प्रीलिम्स नहीं निकल रही, तुम आंसर लिख रहे हो। हर जगह पर वो उस तरीके का एटीट्यूड आने लगता है, और अगर आंसर भी लिख रहे हो तो हम हमेशा परफेक्टनेस की तरफ जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता ना कि 7 मिनट में भाई इतना ही लिख सकता हूं। लेकिन जो आइसोलेशन में आप अपनी स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करते हैं खुद के साथ, आप देखते हैं कि मैंने क्या किया था, क्या मुझे उसका इनपुट आउटपुट रेशियो ठीक मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस को ठीक से समझा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो आपकी एटीट्यूडनल चेंज और माइंडसेट को बदलती है, इसे एक समय लगता है। तो माय फादर इज अ वेरी सेंसिबल पर्सन व्हेन ही डील्स विद एनी स्टूडेंट, एंड आई बीइंग एन एस्पिरेंट आल्सो अ स्टूडेंट, तो ही वाज वेरी इंटेलिजेंट इन हैंडलिंग माय सिचुएशन ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर दैट टाइम। तो उन्होंने उस टाइम पर क्या किया कि मुझे कहा कि एक काम करो, यू गो बैक टू दिल्ली। ठीक है, आपने एग्जाम दे दिया, जस्ट गो बैक टू दिल्ली एंड स्टे देयर फॉर अ मंथ और 2 मंथ विद योर फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स फ्रॉम दिल्ली। इन माय फर्स्ट मेंस आई यूज्ड टू कंप्लीट एवरी पेपर 5 मिनट्स बिफोर फर्स्ट मेंस में, और इसका आउटकम क्या रहा कि मैंने लिमिटेड पढ़ा, जो पढ़ा बार बार पढ़ा, जो भी किया कॉन्फिडेंस के साथ किया और एक स्ट्रक्चर्ड वे में आराम से आगे बढ़ा। एथिक्स में बहुत ही ब्यूटीफुली सिलेबस डिजाइन किया गया यूपीएससी के अंदर। वो कीवर्ड्स दे रहा है ना, कीवर्ड्स को जाके आप गूगल सर्च करो, यू विल फाइंड ब्यूटीफुल आर्टिकल्स, आपको ब्रिटानिका का मिलेगा, यूट्यूब के वीडियोस मिलेंगे, आपको 1000 तरीके से केस स्टडीज मिलती रहेंगी। जब आप ये सारी चीजें करोगे तो आपको ये नहीं रिस्ट्रिक्ट होगा कि भाई कौन सा टॉपिक से क्या लिंक करना है, अपने आप वो ऑर्गेनिकली होते रहेगा। उसमें आपको बर्डन नहीं होगा कि मुझे ये डेफिनेशन रटनी है, उसके अंदर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस उसको आराम के साथ लिंकेजेस करके हुए निकलते हो। वी स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड जेस्ट आईएएस। अब जेस्ट आईएएस के साथ हमारा रिश्ता बहुत, मान लीजिए कि हमने वो 2 साल से कॉन्सेप्चुअलाइज किया था। हमने ये सोचा था कि हमें उसे एक इंस्टीट्यूट की तरह नहीं, बट एक कंपेनियन की तरह, जो एस्पिरेंट के फाउंडेशन कोर्स के बाद जो लोग स्ट्रगल करते हैं, जैसे मैंने किया 3 अटेम्प्ट्स के बाद आई कुड क्लियर प्रीलिम्स एंड देन आई नेवर स्टॉप्ड। तो उसी तरीके से वी वांट सम इकोसिस्टम फॉर स्टूडेंट्स। मेंटरशिप हमारे लिए एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जहां पर बच्चे को माइक्रो लेवल तक मैनेज ना करे, उससे केपेबल बनाए कि वो खुद की माइक्रो मैनेजमेंट करे और आप उसे एक सही रास्ता दिखाएं। हम लोगों ने डिजिटाइज प्लान्स, जेस्ट प्लानर बोलकर एक बटन दिया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, एनीबडी कैन गो देयर, एनीबडी कैन प्लान देयर लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म एंड डेली टारगेट्स। 2025 की जो मेंटरशिप हम प्रोवाइड करते हैं वो 25,000 के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। वेलकम टू हॉट टॉक्स। आज हमारे साथ है अवलोकित सर। सर वेलकम। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आज हम इनके साथ बहुत ही कैंडिड यूपीएससी की बातें करेंगे जो जनरली आपको कहाँ पे मिलेगी नहीं सुनने को। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर आपका ये यूपीएससी का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है? यूपीएससी का एक्सपीरियंस एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा है। अगर ब्रीफली बोला जाए, बहुत क्वांटिफाई करते हुए, तो यूपीएससी के अंदर मेरे 7 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। अब उसके साथ साथ मैंने 3 मेंस दी, फिर 2021 में मैं इंटरव्यू तक अपीयर हुआ, और इस तरीके से वो जर्नी आगे बढ़ती गई। बट अगर ब्रॉडली देखा जाए तो यूपीएससी की जर्नी के अंदर मैं पहले 3 अटेम्प्ट्स में बहुत मिजरेबली फेल हो गया था। अब वो मिजरेबली फेल होना इस तरीके से था कि पहले अटेम्प्ट में अगर मुझे 65 स्कोर आया था प्रीलिम्स के अंदर, तो जब मैंने और मेहनत की और क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, उसको रिवाइज़ किया, बहुत कुछ किया, मेहनत ज़्यादा की, घंटे ज़्यादा लगाए, और फिर मैंने देखा कि सेकेंड टाइम में मेरा स्कोर उससे ज़्यादा रिड्यूस हो गया। तो फिर थर्ड अटेम्प्ट में जाते जाते वो जो रिपल इफेक्ट होता है, आप अपनी एनर्जीज पास से कैरी करते हो, बैगेजेस, तो वो थर्ड अटेम्प्ट में मुझे फेलियर की तरफ धकेलने लगी। बट जब मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं उतने हार्डवर्क पुट कर रहा हूँ जो क्लियर कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट द इशू विथ मी, मेरे कुछ स्ट्रैटेजी और अप्रोच के अंदर दिक्कत है। तो फिर मैंने जब कोविड का समय आया था, तो आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट टू गो बैक टू माई होम टाउन, स्टे विथ माई पेरेंट्स। मैंने एक समय लिया खुद के लिए
और मैंने यूपीएससी की चौथे अटेम्प्ट के लिए जो प्रीलिम्स थी वो बहुत ही कामली, कोई बैगेज ना रखते हुए ऐसा समझ के दिया था कि इट्स अ लास्ट अटेम्प्ट और इसके बाद मुझे कोई अटेम्प्ट देना नहीं है। तो मैंने बहुत ही एंजॉय करते हुए 7 दिन आइसोलेशन में होटल में स्पेंड किए थे, क्योंकि मेरा सेंटर मेरे छोटे सा विलेज है उसके बाहर था। तो उस तरीके से टाइम स्पेंड करने की वजह से ना आई कुड क्लियर दैट प्रीलिम्स, और मैं सोच पा रहा था पेपर के अंदर, आई वॉज प्रेजेंट और दैट क्लियर कर लिया था। यस, फिर 4th अटेम्प्ट में जब मैंने क्लियर किया उसके बाद फिर मेरी कभी प्रीलिम्स रुकी नहीं। देन आई गॉट द नैक कि हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स एवरी टाइम। इसमें एक ये है ना, रिलक्टेंस दिखता है बहुत सारे लोगों का ओवरएंड में कि मैं साइकिल पे साइकिल करे जा रहा हूँ। ये ब्रेक करना कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आपके एक्सपीरियंस से तो वही लग रहा है कि आप 4th अटेम्प्ट में चले गए बाहर, वो साइकिल ब्रेक की और आपको एक सक्सेस मिल गया। अब इसका मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो साइकिल ब्रेक करने वाली चीज़ होती है वो हमारी मेंटल सबसे पहले होती है, कि हमें मेंटली उसे असेसमेंट करनी होती है कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। और ये जो असेसमेंट के लिए गाइडेंस होता है वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं प्रोवाइड करता। कोई आपके पीयर ग्रुप्स में होंगे तो वो डेफिनेटली आपको अपलिफ्ट करते हैं, आपके एनर्जीज को अपलिफ्ट करते हैं, लेकिन जो आइसोलेशन में आप अपनी स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करते हैं खुद के साथ, आप देखते हैं कि मैंने क्या किया था, क्या मुझे उसका इनपुट आउटपुट रेशियो ठीक मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ठीक से समझा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी एटीट्यूडनल चेंज और माइंडसेट को बदलती है, इसे एक समय लगता है और इसके लिए आपको एक स्पेस में रहना ज़रूरी होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्पेस में रहना मतलब आप हिमालय में जाके रह लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप चाय के साथ भी, आप दोस्तों के साथ चाय पर भी जा रहे हो तो आप क्या करोगे ना, आप अपने दोस्तों के साथ प्रेजेंस बना के रखते हो, बट यू आर ऑलवेज इन योर मेंटल पैलेस, कि आप ये सोच रहे हो कि मैं अभी लाइब्रेरी से ये पढ़ के आया था प्रियम्बल, तो लिबर्टी का क्या मतलब था। ठीक है, तो ये जो रवंथ करना जो चीज़ है वो आपको एक बेहतर एस्पिरेंट की तरफ बढ़ाने की कोशिश करता है। तो वो हेल्प करता है आपको एक उस साइकिल से निकलने के लिए, जहां पर आप सोशल वैलिडेशन से ज़्यादा आप अपने पर्सनल वैलिडेशन के ऊपर फोकस करते हैं। सर, ये साइकिल की बात चल रही है तो आपने जैसे बोला था 4th अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट होगा, तो फिर एक बार प्रीलिम्स निकला, आप वापस उस साइकिल में खींच गए, फिर 7 अटेम्प्ट तक गया। अब देखो 4th अटेम्प्ट में निकला तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था रिजल्ट आएगा मेरा, बट अच्छा 4th में भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर मैं, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया ना। अच्छा, मैं इतना कैजुअल था, मैंने पेपर दिया एंड आई वांटेड टू बिल्ड समथिंग, जो मैंने फैमिली में भी डिस्कस कर चुका था कि आई विल स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन। और आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसे ऐसे बिजनेस को मैंने एक्सप्लोर किया था कोविड के टाइम पर, कि लोग सोचेंगे कि ये तो सही चीज़ नहीं है एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए, इतने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जैसे अगरबत्ती का प्रोडक्ट हो गया, मखाना का हो गया, तो ऐसे ऐसे चीज़ों को भी एक्सप्लोर अच्छा किया। वो मखाना वाला आपने भी ट्राई किया? मैंने भी ट्राई किया है। मैं आप यकीन नहीं मानोगे, मैं खड़ी बौली तक जाके आया हूँ। खड़ी बौली इज इंडियाज लार्जेस्ट मखाना कंज्यूमर। अच्छा, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग होल इट टू द वर्ल्ड एज वेल एज टू द इंडिया। इसमें मतलब ऑफ द टॉपिक है ये मतलब ग्रोइंग ट्रेंड्स होते हैं क्या तब के कि मखाना ट्राई कर लो? तब बहुत अर्ली था, कोविड के टाइम पे तो सब लोग कर रहे थे। ठीक है, 3-4 साल पहले ये शुरू हो गया था और फॉर्चुनेटली मेरा इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल रहा, क्योंकि मैंने जो एजुकेशन अपना हासिल किया इंजीनियरिंग के अंदर, तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे सारे दोस्त लोग हर जगह से थे। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बिहार के रीजन से थे एंड दे यूज्ड टू पुश मी कि इस सेक्टर को देखा जाए। तो हम लोगों ने बोला कि वो, और मैच्योरिटी इतनी थी लोगों में, हमारे सर्कल में, कि किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा नहीं देख रहे थे। वो देख रहे थे कि क्या इसे हम अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वी वांटेड टू ट्राई समथिंग। तो उसके अंदर वो रिसर्च होने लगी, तो वो सारा कुछ हम ट्रेंड्स के साथ भी बढ़ने लगे, बट उसके साथ साथ एक एलिमेंट भी खुद को मिलने लगा कि हम किसी को कम ज़्यादा समझ नहीं रहे। मतलब प्रीलिम्स देने के बाद आप ये सब कर रहा था, और उसके बाद रिजल्ट। और फिर माई फादर इज़ अ प्रोफेसर, तो ही लव्स टू रीड एंड स्टडी। तो my father is a very sensible person when he deals with any student, and I being an aspirant also a student, तो he was very intelligent in handling my situation of mental structure that time. तो उन्होंने उस टाइम पर क्या किया कि मुझे कहा कि एक काम करो, यू गो बैक टू दिल्ली। ठीक है, आपने एग्जाम दे दिया, जस्ट गो बैक टू दिल्ली एंड स्टे देयर फॉर अ मंथ और 2 months विथ योर फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स फ्रॉम दिल्ली। तो आई वॉज लाइक वाई ही इज़ लाइक गिविंग विद दिस सजेशन कि मैं दिल्ली जाऊँ और आराम से 1-2 महीने गुजारूँ। फिर 2 महीने में रिजल्ट आई, आई क्लियर द प्रीलिम्स। फिर आप इमेजिन नहीं करोगे कि मैंने
उस मेंस के अंदर जहाँ पर मुझे रत्ती भर का भी आंसर राइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, 4 अटेम्प्ट हो गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा डेविएट होके मैं टॉपिक के बारे में बात करता हूँ कि जब आप प्रीलिम्स फेल होते रहते हैं ना, आपका मेंटल कंस्ट्रक्ट अलाउ नहीं करता आपको आंसर लिखने के लिए। ठीक है, आप कितने भी बोल दो कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से आंसर लिखूंगा, मेंटल बैरियर इतनी क्रिएट हो जाती कि तुम्हारी प्रीलिम्स नहीं निकल रही, तुम आंसर लिख रहे हो। हर जगह पर वो उस तरीके का एटीट्यूड आने लगता है। और अगर आंसर भी लिख रहे हो तो हम हमेशा परफेक्टनेस की तरफ जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता ना कि 7 मिनट में भाई इतना ही लिख सकता हूँ। तो वो ना होने के कारण हम एक बहुत अच्छा आंसर लिखने की कोशिश करते रहते हैं और उसके अंदर फेल होते होते हम उसे छोड़ देते हैं। एंड दैट इज बिकॉज कि मैंने कभी आंसर ही नहीं लिखे जब मैं फर्स्ट मेंस दे रहा था। तब जब मैं फर्स्ट मेंस की तैयारी करनी शुरू कर दी तो आई वॉज वेरी शैटर्ड कि मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं कैसे करूँगा। ना कभी मेंस की उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी की थी, सब बिखरा था। तब मैंने बहुत स्मार्ट चॉइसेस मेक की अपने लाइफ में। मुझे ऐसे का बहुत कम नॉलेज हुआ करता था, तो मैंने क्या किया कि अच्छा मुझे नहीं है, ठीक है, मैंने विक्रम ग्रेवाल के एसेस को डाउनलोड किया। आई रेड दोज essays every day. 162 मार्क्स आए थे उनके। I don't remember the marks, but I really appreciate his language of writing. तो मैंने उनके पेपर्स को ना सुबह शाम एक स्टोरी की तरह पढ़ने लगा। Then I came to realize कि he is linking those essays with the political science concepts, which is my optional. Okay. तो मैं ऑप्शनल भी पढ़ रहा था अपने मेंस के लिए, तो फिर वो और इंटरलिंकेजेस में मज़ा आने लग गया। तो इस तरीके से मैंने ऐसे का एक नैक डेवलप किया। फिर उसके बाद मैं जब अब जाने की बारी आ गई है, अब कोविड का समय पीक पर था, उस टाइम पर मुझे कोविड हो गया और लास्ट मान लो 20 दिन बचे थे मेंस को, शायद 5 जनवरी ऑफ 2020 या 2021 को मेंस थी। जो 2020 अटेम्प्ट था 5 जनवरी 2021 को मेंस थी। तो उसके पहले मैं 15 और 17 दिसंबर तक, फ्रॉम द 1 दिसंबर टू 17 दिसंबर आई वॉज अंडर ह्यूज लाइक सीवियर फीवर। तो मैं कोविड के टाइम पे मेरी बॉडी ऐसे उछलती थी ना, आई वॉज द अलोन इन द होल 3 BHK फ्लैट। ठीक है, कोई फ्रेंड्स नहीं आते थे, ऑफकोर्स हम नहीं अलाउ करते किसी भी दोस्त को कि इस सिचुएशन में वो आए। तो उसमें मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। इमेजिन करो, पहली मेंस है, कुछ नहीं पता, ठीक है। और मैंने फिर एक दिन ऐसा आ गया कि 7वें-8वें दिन मुझे प्रेशर आने लग गया कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। फिर मैंने ये सोचा कि करके करूँगा क्या मैं, प्रेशर तो माई एबिलिटी इज़ नॉट कि मैं अभी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो मैं इससे अच्छा बढ़िया आराम से सुकून से एंजॉय करता हूँ। मैंने वो 17-18 दिन आराम से सुकून से बिताया और फील किया कि भाई ये प्रेशर सिचुएशन में मेरा एक ब्रेक था। उसके बाद मेरे पास 10-12 दिन थे, फिर मैंने उस 10-12 दिन को पिवट कर लिया। फिर उस टाइम पर जब मैं पहला आंसर लिखने जा रहा हूँ, 3-4 दिन बाद मेंस है और मैं वो फील करना चाहता हूँ कि भाई 3 घंटे में कैसे लिखते हैं 20 क्वेश्चन, देखे तो सही। मैंने एक पेपर मंगाया। या तब आपने स्टार्ट नहीं किया हाउ टू राइट यूट्यूब पे आंसर्स इन 5 मिनट्स? मैं इंटरनेट का बहुत यूज़ करता था। तो मुझे एक चीज़ हाथ लगी कि भाई ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, इसमें इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे से ना लाइब्रेरी बनाते हैं जो एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जेम है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन है किसी भी टॉपर या किसी भी एस्पिरेंट का जो सीरियसली मेंस का तैयारी करता है। मुझे 1-2 टॉपर्स मिले। एक मैंने कैटेगरी, अब इसको प्रिजुडिस बोल सकते हो कि मेरी राइटिंग ना जनरली जो फीमेल होती है वो बहुत अच्छा लिखने की उन्हें एक आर्ट होता है। तो मैंने ये डिसाइड किया था भाई मैं तो नहीं ये कर पाऊँगा। मैंने बहुत कैटेगरिकली मेल कैंडिडेट्स जो एक मिडिल रैंक में आते थे उनके पेपर्स डाउनलोड करने शुरू कर दिए। आई वॉज सो हैप्पी टू सी देयर आंसर कि इससे बढ़िया तो मैं लिख लूँगा। ठीक है, तो मैंने उस तरीके से अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया लास्ट 10 दिनों में। Then I started writing it and I used to complete in my first mains I used to complete every paper 5 minutes before. अच्छा, फर्स्ट मेंस में। और इसका आउटकम क्या रहा कि मैंने लिमिटेड पढ़ा, जो पढ़ा बार बार पढ़ा, जो भी किया कॉन्फिडेंस के साथ किया और एक स्ट्रक्चर्ड वे में आराम से आगे बढ़ा। उसमें मेरे पास कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, कोई मेरे पास बैगेजेस नहीं था कि भाई विद सेकंड मेन से थर्ड मेन से अब निकालना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था, फ्रेश था। तो उस टाइम पर यू वोंट बिलीव कि जो मेरे सारे सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब कुछ मल्टीपल मेंस लिख चुके थे एंड आई वाज द ओनली वन हु वाज लाइक फेलिंग मल्टीपल टाइम्स इन प्रीलिम्स। तो फिर
जब रिजल्ट आया मेंस का, ऑफ कोर्स मेरा 7 मार्क्स से फर्स्ट मेंस रुक गया था, 7 मार्क्स से। तो फिर उसके बाद मैंने जब सब लोगों ने मार्क्स शेयर किए तो आई केम टू रियलाइज़ कि जो सबसे एक्सपीरियंस्ड हमारे मित्र है, बहुत नियर एंड डियर, ही इज़ लाइक मेंटर टू मी, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से अप्रोच करते हैं। आई वॉज अबाउ 150 मार्क्स फ्रॉम दैट देयर मार्कशीट, ठीक है। तो अराउंड दैट, तो इस तरीके बाद फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है, देन द जर्नी। इसमें आपने कहा था कि ऐसे का आपने वो डाउनलोड किए उनके, और वैसे आप बता सकते हैं जीएस के लिए आपने तब उस लिमिटेड टाइम में आपने क्या किया था हर पेपर के लिए? डेफिनेटली जीएस के लिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है। आपको यूपीएससी के सिलेबस के जो कीवर्ड्स होते हैं उसकी सिंगल पेज नोट्स, या तो आप डिजिटली किसी की भी बनी हुई हो तो वो रट लो, ठीक है, लिटरली रटना होता है। 4 आपको डेटा पता होना चाहिए, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि इस टॉपिक पे आए तो इर्द गिर्द इस पे इंट्रोडक्शन ये लिखूंगा। रटने का मतलब ये नहीं है कि आप वर्ड बाय वर्ड रटे, आपको ये पता होना चाहिए कि ये थीम आती है तो इस लाइन पे ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अब वो क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो आप वहां पर बना सकते हो, पर आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि इस डायरेक्शन में मुझे बनाना है, ये डेटा पॉजिटिवली डेटा मुझे वहां डालना है या नेगेटिवली डालना है। अब इसके अंदर एक बहुत स्मार्ट तरीका है। जब आप मेंस का क्वेश्चन देखते हो तो दैट क्वेश्चन इज आइदर इन अ पॉजिटिव टोन और आइदर इट इज इन अ नेगेटिव टोन। तो यू शुड हैव अ 2 data set with you which is reflecting that theme or topic in a positive sense and in a negative sense. For example, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के नंबर्स बढ़ाते हुए दिखाए। फिर अगर हम उसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बताना है या फिर हमें उसे परचेसिंग पावर पैरिटी के बारे में बताना है, तो किस तरीके से कौन सा डेटा यूज़ करना है वो स्मार्टली आपको फिगर आउट करना है। वो इंट्रोडक्शन में यूज़ करना है। इंट्रोडक्शन में, ठीक है। इंट्रोडक्शन के भी वेरियस टाइप्स होते हैं, नॉट नेसेसरी कि हर इंट्रोडक्शन डेटा के साथ स्टार्ट हो। तो उसके बाद हम जब सिलेबस को कवर करते हैं जीएस के लिए, GS1, GS2, GS3, GS4, GS4 से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। GS4 को जब आप पढ़ते हैं तो डू नॉट पिक अप एनी बुक। एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ कि जिस साल मैंने इंटरव्यू दिया है 2021 में, उस साल मेरे 7 क्वेश्चंस 10 मार्क्स छूट गए थे। द मोमेंट आई लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल, आई सैट इन द कार विथ माई फ्रेंड, जो मैंने बोला कि बहुत नियर एंड डियर है। मैंने उससे कहा कि शायद इस बार देयर इज़ नो चांस फॉर मी, आई हैव लेफ्ट 7 क्वेश्चंस। तो ही वॉज लाइक कि इट्स ओके, फाइन, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। आप बिलीव नहीं करोगे, 7 क्वेश्चन छोड़ देते, 95 स्कोर था मेरा। अच्छा, ठीक है, 7 छोड़ने के बाद। और ये क्यों हुआ कि इथिक्स के लिए मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी। एथिक्स में बहुत ही ब्यूटीफुली सिलेबस डिज़ाइन किया गया है यूपीएससी के अंदर। वो कीवर्ड्स दे रहा है ना, कीवर्ड्स को जाके आप गूगल सर्च करो, यू विल फाइंड ब्यूटीफुल आर्टिकल्स। आपको ब्रिटानिका का मिलेगा, यूट्यूब के वीडियोस मिलेंगे, आपको 1000 तरीके से केस स्टडीज़ मिलती रहेंगी। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको ये नहीं रिस्ट्रिक्ट होगा कि भाई कौन सा टॉपिक से क्या लिंक करना है, अपने आप वो ऑर्गेनिकली होते रहेगा। उसमें आपको बर्डन नहीं होगा कि मुझे ये डेफिनेशन रटनी है। उसके अंदर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस उसको आराम के साथ लिंकेजेस करके हुए निकलते हो। तो इसमें ये है ना, पेपर 4 का बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट बोलते कि ये पढ़ो वो पढ़ो, इसकी ज़रूरत नहीं है, एक पर्सनल आपका टच बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टॉपर्स ये चीज़ कहते हुए भी पाए गए हैं और उनको बहुत ज़्यादा मॉक डाउन भी करते हैं लोग कि यार तुम लोग क्या बात करते हो, एथिक्स की पढ़ाई नहीं करनी होती है क्या। मैं ये कहता हूँ कि आप एथिक्स की पढ़ाई से ज़्यादा उसे पढ़ने का तरीका समझ लो, ठीक है। जब आप वो समझ लोगे तो इट इज़ नॉट, क्योंकि एथिक्स इज़ अ वेरी पर्सनल सब्जेक्ट। वो आपके व्यूज़ बहुत पर्सनल होते हैं, आपकी राइटिंग बहुत पर्सनल होती है। अपार्ट फ्रॉम एसे, एथिक्स इज़ द सब्जेक्ट वेयर यू कैन एक्सप्लोर योर पर्सनैलिटी। उसके अंदर भी मैकेनिकल चीज़ें कैसे लाते हैं वो भी एक टेक्निक है। मान लो कोई कोटेशन है, तो कोटेशन में देयर इज़ डेड एंड, इट इज़ ओनली 2 ब्रैकेट्स के अंदर एक सेंटेंस है जो बहुत ही फ्लावरी है, बड़ी बड़ी आइडियाज़ की बात कर रहा है। अब इसे करोगे क्या, उसने तो लिख के छोड़ दिया है, आप इसको मैकेनिकल बना दो। मैकेनिकल भी बनाते वक्त पर्सनलाइज मैकेनिकल बनाओ। उसको क्या कर दो कि ये स्टेटमेंट है, ये फिलॉसफी है, ये कोटेशन है, इसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़ कर सकते हो, इसे आप पॉलिटिक्स में यूज़ करोगे तो क्या वैल्यूज़ निकलेंगी,
इससे अगर आप पर्सनल लाइफ में यूज़ करोगे तो आपकी वैल्यूज़ और आपकी फैमिली और किनशिप कैसे बढ़ेगी, आपके रिलेशन कैसे बेहतर होंगे, आपकी सोसाइटी कैसे बेहतर होगी। सर ये जो आपकी स्टोरी है थोड़ी मुझे फिक्शनल लग रही है, मतलब जैसे आपने मेंस की बिल्कुल तैयारी नहीं की, फिर एकदम से इतना। नहीं, मैंने तैयारी बहुत की है। इसमें ये था कि मैं पहले स्कैटर्ड होता, हाँ बट मैंने जो कुछ पढ़ा बहुत लिमिटेड पढ़ा, पर उसे बार बार पढ़ा। नहीं, वही पूछ रहा हूँ मैं कि जैसे आपने पहले 4 अटेम्प्ट के पहले तैयारी नहीं की हाँ, थी, किया था उसे। हाँ। क्योंकि मतलब ऐसा एकदम मेंस के एंड में आके ना ऐसा पुल ऑफ करना स्टंट एकदम स्टंट ही हो गया। क्योंकि उसकी भी एक इसमें बहुत आप एक इंटरेस्टिंग, लक बोलते हैं हार्ड वर्क, इसमें क्या है? मैं इससे बोलूँगा लक हमेशा रहता है। आज मैं एक ऑफिसर नहीं हूँ, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लक, ठीक है। और मेरा कहीं ना कहीं स्मार्ट और हार्डवर्क में थोड़ा सा कमजोरी ज़रूर रही होगी, बट जब मैं ये बात करता हूँ कि मैंने बहुत स्मार्ट डिसीजंस बहुत सही टाइम पर लिए। आप इमेजिन करो कि मेंस का पहला पेपर आपके आंखों के सामने है, GS1 का। ऐसे तो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं होती, आपको हर क्वेश्चन पे 7 मिनट 7.5 मिनट नहीं गिनने हैं। बट जब GS पेपर 1 मेरे हाथ में गिरा तो मेरा एकदम ऐसा डिमिनर हो गया कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू इवन राइट 10 आंसर्स। द मोमेंट व्हेन आई रिसीव्ड माई पेपर ऑन माई डेस्क, इन दैट मोमेंट आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अगर आपको मेरी मेथड ऑफ राइटिंग बताऊंगा तो उसको फॉलो करते वक्त मैंने पूरे पन्ने भरे थे। अच्छा, ठीक है, मेरे पास 20 से 27 ऐसे कीवर्ड्स थे, ठीक है, जिनको यूज़ करते हुए मैंने एक भी पैराग्राफ नहीं लिखा था। मैंने पूरा स्केलेटन निकाल कर, थेमेटिक्स दिखाकर, माइंड मैप्स निकाल कर पूरे आंसर्स लिख दिए। और मैंने इवन 10 मार्कर्स में 3-3, 4-4 डायमेंशंस एक्सप्लोर किए। जब मैं ये करके आया तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस फ्रेंड्स को बताया कि मैंने शायद ऐसा किया है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई कुड फिनिश माई पेपर 5 मिनट्स बिफोर। करेक्ट, हाँ। नहीं तो मैं नहीं कर पाता। वही मतलब डिस्क्रिप्टिव कम किया आपने डायग्राम्स के थ्रू, और ब्रीफ में ज़्यादा लिखा। डायग्राम्स भी मुझे उतना नहीं समझ आता था, मैंने बस इंफॉर्मेशन को स्पेस खाने के लिए बड़ा बड़ा करके कुछ ना कुछ गोला करके ये करके वो कर दिया, मैंने मैनेज किया। बट उसमें मैंने थोड़ा स्मार्टली मैनेज किया कि ऐसे डायमेंशंस पिक किए जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, हाँ, ठीक है, जो क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस कर रहा हो। तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि मेरी तैयारी बहुत प्रूडेंट नहीं थी, बट जो मैंने डिसीजंस मेक किए खुद के लिए ऑन 11th आवर, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए। स्मार्ट डिसीजंस मतलब। सर जैसे आपने एक कोड ब्रेक कर दिया, लूप होल ढूंढ लिया था यूपीएससी का, जो शायद सबको ना पता हो, फिर ये लूप होल एक बार मिल गया आपको, नेक्स्ट अटेम्प्ट्स में आपने हो सकता है इसी को यूज़ किया हो, इस टेक्निक को, इससे इंटरव्यू में कुछ इम्पैक्ट पड़ा इसका? इंटरव्यू एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है। जब हम लूप होल या उसको क्रैक करने की बात करते हैं तो मुझे याद है मेरी एक मौसेरी सिस्टर है, शी इज़ एन IAS ऑफिसर और उनके हस्बैंड भी IAS ऑफिसर है। तो जब मुझे वहाँ से तो लूप होल नहीं मिला मैं आपको बताता हूँ कि एक लाइन ने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया था। वो ये था कि जब मैं सबसे बात करते, आप जब इंटरव्यू के लिए अपीयर होता है ना, तो बहुत सारे लोग आपको इनपुट्स देने के लिए आते हैं। दे वांट टू हेल्प यू, दे डोंट वांट टू कैपिटलाइज ऑन एनीथिंग, दे जस्ट रियली वांट टू हेल्प यू। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मेरी बात हुई, बहुत दिनों बाद बात हुई, तो दे वर रियली हैप्पी कि मैं इस प्रोसेस के थ्रू गुजरने वाला हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा, बहुत आधा घंटा बात की उन्होंने कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये करना है, वो करना है। मेरे जीजू ने फ़ोन पिकअप किया वहाँ से और उन्होंने कहा कि अवलोकित लिसन, एक चीज़ याद रखना कि इंटरव्यू में जो लोग तुम्हारे सामने बैठे हुए, दे हैव सर्व्ड द कंट्री फॉर 30 to 35+ years in different domains, whether it is administration, whether it is professional like academics or anything. उतने सीनियर लोग, उतने इंटेलेक्चुअल लोग आज ही जिस दिन तुम इंटरव्यू दे रहे हो तभी तुम्हारी बात सुनने के लिए और तुम्हारा पर्सपेक्टिव जानने के लिए बैठे हुए हैं। तुम सर्विस में भी जाओगे तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। तो लिव दिस मोमेंट लाइक यू डू, ठीक है। तो दैट चेंज्ड माई एटीट्यूड टूवर्ड्स इंटरव्यू, टोटली डिफरेंट। मैं बहुत पॉजिटिव रहा, मैं बहुत ही लाइक वेलकमिंग रहा उस बोर्ड के लिए। मैं इवन जब मैं इंटर कर रहा था उस टाइम पे कोविड जस्ट ख़त्म होने के बाद फिर भी वो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हुआ करते थे। तो द डे ऑफ इंटरव्यू, एक उसके साथ भी एक मेरा किस्सा ऐसा है कि लोग जो होते हैं
आप कितने भी पॉजिटिव रहो, लोग आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो ये अननोइंगली हुआ होगा, किसी को मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, बट दिस हैपेंड विथ मी। अब मैं वहाँ पर मेंस ही लिखा था, मैं कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट था नहीं, पहली बार इंटरव्यू के लिए जा रहा है, सहमा सा आप बोल सकते हो एक्सपीरियंस होता है वो एक, उस डोम के नीचे बैठना यूपीएससी के। तो जब हमारे सारे ग्रुप्स को राउंड टेबल्स मिलते हैं, 7 से 8 राउंड टेबल्स मिलते हैं, तो हर एक टेबल पे 5-5 लोग बैठे हुए थे, हर एक को न्यूज़पेपर दिया गया था, हर एक जन अपना अपना तरीके से कन्वर्सेशंस क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो खुद ईज हो जाए। तो मेरा ऐसा नेचर है कि आई लाइक टू टॉक। तो जब हम बात करने लगे तो एक कैंडिडेट था, ही वॉज अ सेलेक्टेड कैंडिडेट प्रीवियसली, तो और एक लेडी कैंडिडेट थी, शी वॉज ऑन SDM इन पंजाब, दोनों सेलेक्टेड थे। दैट द होल कन्वर्सेशन of the table, the person, the guy took in the direction that how is your training going. That means the other candidates cannot indulge in that conversation. ठीक है, it's an isolation technique. तो ये तो मैं समझ गया था। मैंने चुपचाप एक इंडियन एक्सप्रेस का सामने का न्यूज़पेपर उठाया, एक बढ़िया सा आर्टिकल पढ़ा, ठीक है, मैंने उसको रख दिया, कॉफ़ी ली, बैठा। फिर जब उस लेडी, शी वॉज सो सेंसिबल, उसने क्वेश्चन करना शुरू किया कि आप क्या करते हो। देन आई स्टार्टेड माई टॉक अबाउट स्टार्टअप्स, ठीक है। तो शी वॉज सो इंट्रिक्ट अबाउट दैट आइडिया, उसने चेयर पूरी घुमा के हम कन्वर्सेशन स्टार्ट कर गए, ठीक है। एंड दैट वॉज एन वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन बिफोर माई इंटरव्यू, बिकॉज हम दोनों का नंबर, मेरा सेकेंड लास्ट और उसका लास्ट था, और हम दोनों ने, आप मान लीजिए एक कॉफ़ी डेट की तरह उस दिन हम लोगों ने बातें की, कोई उसमें ये नहीं, बहुत प्योर बातें हो रही है, और वो हम दोनों को ईज कर गया। और अंदर भी हम उतने ही खुल के हम बात करने लगे, प्रेशर कम हो गया वो। बहुत कम। तो फिर उसके बाद जब मैं एंटर करता हूँ, इंटरव्यू का बड़ा सा डोर होता है, बताते नहीं आपको कौन सा बोर्ड है क्या नहीं, बच्चे पूछते रहते हैं, बट दे वांट टू कीप इट सीक्रेट टिल यू स्टैंड बिफोर द डोर एंड देन द प्यून सेड्स यू कि इस काइंड का बोर्ड है। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो कोविड की शील्ड और मास्क वगैरह था, तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे मेरी स्माइल दिखानी है, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर कैन आई पुल इट ऑफ, लाइक मुझे कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है। तो उन्होंने कहा यस यस नो प्रॉब्लम। तो उसमें ये चीज़ उन्हें भी अच्छी लगी कि ही इज़ आस्किंग समथिंग सो दैट ही कैन बी कंफर्टेबल। नहीं तो बहुत सारे बच्चे अनकंफर्टेबल होकर ही बैठ जाते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी वाइब क्रिएट, वो एक ईज़ उनके लिए भी क्रिएट कर गया कि एक कैंडिडेट है जिसके साथ हम बात कर सकते हैं आराम से। तो इस तरीके से एक छोटा सा एक्सपीरियंस था। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट या मतलब अजीब हम क्वेश्चन पिछले बार भी हम एक पॉडकास्ट किया था, उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू मतलब इतना कुछ होता नहीं, जस्ट वो जानना चाहते हैं आपको कि आप क्या है नेचर, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे इम्पॉर्टेंट फीलिंग, मैं कोई लाइन नहीं बता सकता किसी भी एस्पिरेंट को, जब भी को अपने लाइफ में इंटरव्यू को फेस करे, उससे पहले अगर वो ये लाइन समझ ले या ये इमोशन समझ ले जिसने इंटरव्यू दिया है, वो इमोशन ये है कि आपको इंटरव्यू के रूम के बाहर निकलने के बाद किसी भी कैंडिडेट को यही लगेगा कि उसका इंटरव्यू बहुत आराम से गया है। ये आप हो या कोई भी हो, आज हो फ्यूचर में हो, कोई भी एस्पिरेंट इंटरव्यू के लिए फेस करेगा, उसकी लास्ट इमोशनल फीलिंग यही होगी कि बढ़िया गया है, बढ़िया बातचीत होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फीलिंग अगर पहले ही आप इमेजिन करोगे तो आप प्रेशर थोड़ी लोगे, ठीक है। अब आपकी तो इंटरव्यू में बहुत अच्छी फीलिंग थी, हमने सुने कि आपके पास बहुत किस्से भी है इंटरव्यू के, आपकी हॉबी से रिलेटेड भी। क्या थे वो मतलब? मेरी हॉबी थी बैम्बू कल्टीवेशन। जैसे आप थे कहाँ से? मैं महाराष्ट्र के छोटे से गांव परली वैजनाथ से हूँ, जो मराठवाड़ा रीजन के अंदर आता है। तो लेकिन ये बैम्बू कल्टीवेशन कहाँ से? हाँ, तो मैंने बोला था ना, कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम पे मैं सब एक्सप्लोर कर रहा था, एंड बैम्बू वन ऑफ द कोर बेसिक प्रोडक्ट जिसके ऊपर मुझे इकोसिस्टम बिल्ड करनी थी, एंड अगरबत्ती वाज वन ऑफ द रीजन फॉर इट। तो अगरबत्ती का जो एक्सपोर्ट ड्यूटी था, इंपोर्ट ड्यूटी, नितिन गडकरी जी ने उस टाइम पर बहुत लाइक 2x 3x बढ़ा दिया था, क्योंकि कंजम्पशन जो हो रहा था हमारे यहाँ सारा वियतनाम से हो रहा था। तो वी वांटेड समथिंग इंडिजिनियस टू हैपन, एंड बैम्बू वाज अ वेरी प्रूडेंट क्रॉप फॉर दैट। और बैम्बू के बारे में जानते जानते मैं इतना ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट लेने लग गया
कि मैंने कोविड के टाइम पर, छोटा सा गांव था तो हम गाड़ी लेकर निकल जा सकते थे, तो मैंने बैम्बू के खेत विजिट किए, लोगों से बात की, उनके अंदर आजू बाजू में जो इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं उसके बारे में जाना, तो मैं बहुत इंट्रिग था. एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू केम अक्रॉस अ पर्सन नेम्ड भाटिया जी. he was one of the members in National Bamboo Mission जब वो डिज़ाइन हो रहा था दिल्ली में. एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद दैट पर्सन पर्सनली, और मैं उनके साथ रोज़ बात करता था. ठीक है. और तब मुझे उन्होंने इतनी कुछ चीज़ों के बारे में बैम्बू के लिए अवेयर किया, तो वो मेरी एक हॉबी बन गई कि बैम्बू के बारे में जानना, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करना, विज़िट करना. और मैंने मेरे खेतों में प्लान भी उस तरीके से किया था. फिर जब ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो गई तो ऑब्वियसली मेरा बहुत नेचुरल चॉइस था बैम्बू कल्टीवेशन या बैम्बू के बारे में जानने की हॉबी लिखना. द मोमेंट आई रोट दैट हॉबी, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कोई भी इंटरव्यू एस्पिरेंट होता है ना, वो जानना चाहता है कि वाजीराम के रविंद्र सर क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं इसके ऊपर. एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि रविंद्र सर को मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे वो जानते हैं, बट उनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है कि मैं किसी ना किसी फॉर्म में उनके साथ टच में रहा हूँ. ही डजंट नो माई नेम और समथिंग लाइक, बट ही हैव अ गुड वाइब फॉर मी, ऐसा मुझे दिखता है. या फिर वो हर एक स्टूडेंट्स को वैसे ही देते होंगे. तो मैं जब वो सर को दिखाया तो सर बोले, आई हैव नेवर सीन माई एंटायर करियर दिस काइंड ऑफ हॉबी, यूनिक हॉबी. जब वो फिर सारे बच्चों के लिए डैफ सेशन लेते हैं पहला, उसके अंदर आज भी आप यूट्यूब पे जाके देखोगे, ही हैव सेड दिस कि आई केम अक्रॉस सच अ हॉबी जो कि मैंने आज तक अपने करियर में नहीं देखी. जो आपकी हाँ, वो मेरी हॉबी. तो उस टाइम पर फिर हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि क्वेश्चंस आएंगे, जो जहाँ पर भी मॉक्स देता था तो क्वेश्चंस आएंगे. फिर मैंने, ह्यूमन नेचर होता है कि आपको अगर पता है कि भाई आगे खड्डा है या गड्ढा है, जो भी है, तो आप तैयार रहते हो. तो अब फिर इंटरव्यू वाले चेयरपर्सन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया, ओके अवलोकित ग्रीट वगैरह हो गया, तो व्हाट वेर यू डूइंग, उन्होंने ईयर्स गिना दिए. तो मैंने बोल दिया. अब एज एन इंटरव्यू कैंडिडेट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी इंटरव्यू कैंडिडेट, वो लेता ही लेता है कि अपने स्ट्रॉन्ग फॉर्टे पे क्वेश्चंस को मोड़ा जाए. करेक्ट. तो मैंने भी वही नेचुरली किया. मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, और फिर मैं आखिरी में एंड करते वक्त मुझे ये पता था कि ये बोलना है कि मैंने कहा कि आई एम इंटरेस्टेड इन बैम्बू. तो जैसे ही आई uttered द वर्ड बैम्बू, द चेयरमैन सेड, लाइक he was looking at my DAF and he just saw me, okay we have an expert for that specially but he will come later in phase. तो तब मुझे पता चला कि क्या सीवियरिटी है कि मैंने ये क्या कर दिया. ठीक है. बट फिर उसके बाद जब बैम्बू के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस बोर्ड मेंबर के पास आने के बाद वो क्वेश्चन पूछेंगे बैम्बू के बारे में, एंड आई वॉज लाइक हैप्पी टू आंसर दैट. बट उन्होंने पूरी टोन क्या कर दी ना, निगेटिव कनोटेशन ऑफ बैम्बू की तरफ कर दी, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव था बैम्बू को लेके. तो दे वांटेड टू सी माय रिएक्शन टुवर्ड्स हिज पर्सपेक्टिव विच इज़ वेरी निगेटिव अबाउट बैम्बू. तो व्हाट आई डिड इज आई एक्सेप्टेड हिज व्यूज़. तो मैंने कहा सर यस यू आर करेक्ट, ऐसा हुआ है पास्ट पे, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स अभी रिसेंट पास्ट में हुए उसके कारण बैम्बू एक बहुत अच्छे इकोसिस्टम बिल्ड कर सकता है, वाटर टेबल्स के लिए, इकोसिस्टम के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, और इर्द गिर्द उसके जो अलाइड प्रोडक्ट्स है उसके थ्रू फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने उनको बोले. देन ही वॉज कन्विंस्ड. और आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा कि जो सिर्फ और सिर्फ जिसने बैम्बू सच में देखा है वही आंसर कर सकता है. उन्होंने मुझे पूछा, कैन यू शो और जेस्चर मी द शेप ऑफ द रूट ऑफ द बैम्बू. ठीक है. एंड यू वोंट बिलीव, देयर वाज अ लेडी, अनदर बोर्ड मेंबर, 5th बोर्ड मेंबर, शी वाज फ्रॉम पुणे. उसका किस्सा मैं बताऊंगा. तो हुआ ऐसे कि शिमगा एक मराठी में इंस्ट्रूमेंट होता है. ठीक है, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो आई सेड मैम कैन यू ट्रांसलेट शिमगा टू हिम that I want to like. So then she told him the shape of it. So he was really happy to. I involved the other member also in that conversation. So that created a very good impression. ये तो मतलब एकदम एंगेजिंग आपने सबको ये किया था. उसमें एंगेजिंग वाला मैं कंफर्टेबल जिस मोमेंट पे हुआ जब पुणे के बोर्ड मेंबर थे. द लेडी आस्क्ड मी कि अवलोकित यू स्पेंड सो मच टाइम इन पुणे, व्हाट वर यू डूइंग, ऐसे करके. तो फिर मैंने बताया कि वो प्रोफेशनल आंसर था, मुझे क्या पता था कि वो पुणे से. तो मैंने दे दिया कि इंजीनियरिंग की है, ये है वो है. तो बोली लिबर्टी सिनेमा जानते हो? तो मैंने कहा हाँ मैम जानता हूँ. अच्छा
तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि कहाँ, फिर उधर हिंदी मूवी लगती है, इंग्लिश मूवी लगती है, ऐसे करके। फिर शी आस्क्ड कि तुम करते क्या थे लेजर टाइम में पुणे में? मैंने कहा सर मैम मैं बहुत यंग था, मेरे पास मस्त एक गाड़ी बुलेट वगैरह हुआ करती थी, तो मैं घूमता बहुत मज़े से था पुणे में, आई यूज़ टू लाइक दैट। तो बोली कि ठीक है, टेक मी ऑन अ राइड, ठीक है, ऑन योर मोटरसाइकिल एंड रोम अराउंड मी टू शो मी द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन पुणे। लिटरली शी आस्क्ड दैट एंड मैं उसे घुमा रहा हूँ कैंप एरिया, ठीक है, हाँ सब जगह, हिंजेवाड़ी घुमा रहा हूँ, फिर अपना शनिवार वाड़ा, फिर इस तरीके से। फिर वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो अपनी बस स्टैंड के पास है, वहाँ पर एरिया के ऊपर रोक दीजिए, अब ये कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ है? सॉरी मैम, आई डोंट नो। तो इस तरीके का फन, मतलब आप फन बोलते हो, बट एक कन्वर्सेशन करने का एक तरीका था जो बहुत मुझे उस टाइम पे कंफर्टेबल कर दिया था उन क्वेश्चंस ने। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस आए थे जो फैक्चुअली बहुत ज़्यादा डेप्थ थे, तो मैंने वहाँ पर भी बोला था सॉरी सर। तो फैक्चुअली मैं सॉरी बोल सकता हूँ, बट जहाँ ओपिनियंस है, जहाँ आपकी कैरेक्टर की डिस्प्ले है, वहाँ आपको बात करनी पड़ती है। इसमें कोई और आपके किस्से हैं, आपके दोस्तों के किस्से की जो आपको पहले इंटरव्यू के पहले सुनाए थे, भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पता थे? अब इसमें पहले से ज़्यादा मेरा पहला, जब मैं पीयर्स को हम प्रिपेयर करते थे इंटरव्यू के लिए, तो बहुत सारे दोस्त जुड़े थे। तो उसमें से एक दोस्त था, उसने वो थोड़ा डरा सहमा सा आया था, महाराष्ट्र से वो आया था, उसे बहुत कंफर्टेबल किया था सारे ग्रुप ने यहाँ पर। बट जब वो जा रहा था तो उसका बोर्ड हमें थोड़ा सा एक्चुअली लिस्ट बाहर आपको दिख जाती है कि कौन से आज चेयरपर्सन्स बैठ रहे हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हो लुकिंग एट द लिस्ट एंड परमिटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपने पहले दे चुके हैं इंटरव्यू, ये बस इंजीनियरिंग कर सकते हैं ये लोग। तो इसको मैंने उसे बोला था कि आपको जोशी सर का बोर्ड आएगा, ठीक है। तो कहने लगा कि अब क्या करें? मैंने कहा एंजॉय करो मस्त आराम से। तो बोला फिर मैं अब क्या करूँ, हाय बोलूँ, नमस्ते बोलूँ, क्या? मैंने बोला तू नमस्ते बोलेगा तो अच्छा रहेगा, इट्स अ गुड थिंग, जो तुम जनरली तुम हाय या गुड बाय तो बोलते नहीं हो, ठीक है। जनरल कन्वर्सेशन में जो आपकी कल्चर्स है उसको आप रिप्लिकेट करो। तो फिर उसने गलती एक कर दी, वो अंदर जाके हाथ जोड़ के गुड मॉर्निंग सर करके आया, ठीक है। अब वहाँ उस मोमेंट से जोशी सर इज सो peculiar about that. तो सर ने कहा oh wow that you are blending western culture and Indian culture together in a one gesture. Do you do this like every day? तो वो वहाँ पे पकड़ा गया, ठीक है। और उसी को क्वेश्चन पूछा था कि if you been told or advised by Krishna will you go on a war with China? तो हाँ, चाइना। तब उससे लगा कि ये वॉर वगैरह बहुत नेगेटिव कनोटेशन ले लिया उसने, और उसने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव प्ले किया। कहता वट एवर इट इज़, आई डोंट केयर, मैं नहीं जाऊँगा वॉर पे। और एडवाइस की गई श्री कृष्ण ने। अब श्री कृष्ण जो एडवाइस करते हैं उसका मीनिंग क्या है? श्री कृष्ण की जो आइडिया है, इट इज़ अबाउट द इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है। अब इन्फॉर्म्ड डिसीजन कोई भी आपको बता रहा है तो यू शुड एक्सेप्ट इट। अब मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर को NSA या कोई भी एडवाइस देता है कि दिस एक्शन इज नेसेसरी फॉर आवर कंट्री, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर सेल्फ, ठीक है। तो इस तरीके से एडवाइसेस को एक्सेप्ट करने की और उसे इम्प्लीमेंट करने की एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो वहाँ पर उस क्वेश्चन के थ्रू जानना चाह रहे थे। तो दिस वॉज लाइक वन ऑफ द किस्सा की जो हमारे दोस्तों के साथ घटा है। ये आपका इंटरव्यू तक का हमने जर्नी देखा। इसमें मैं ये देख रहा था कि आपने प्रीलिम्स फेलियर से इंटरव्यू तक, आप उसके बाद बहुत ही पॉजिटिव आपका एटीट्यूड रहा है या पॉजिटिव वाइब्स रही है। ये बहुत सारा पॉजिटिव कहीं ये बर्डन नहीं हो जाता कि मतलब? बहुत बार होता है। मतलब अगर आप देखोगे ना तो आप इतने स्ट्रांग बनने लगते हो इंटरनली, बट आप एक ह्यूमन बीइंग ऐसा होता है कि उसे एक कोना चाहिए होता है जहाँ पर वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को रिफ्लेक्ट कर सकती है। बट आप इतने स्ट्रांग बन जाते हो, पॉजिटिव बन जाते हो आपके दोस्तों के बीच में, आपके पेरेंट्स के साथ, आप हमेशा उनको भी अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हो। तो इसमें क्या होता है ना, यू कैन नॉट लेट इट आउट। जब जो आपके रॉ इमोशंस होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड सर्कल में आप लेट आउट करते हो, और जब वो होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि रॉ फॉर्मेट में नहीं होते, फिल्टर्ड होते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि बैलेंस करना।
इसमें आप जब फिल्टर मतलब आपके इमोशंस दिखाते हो किसी को, बीट एक पर्टिकुलर आपने कहा कि किसी को मतलब लेट्स मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड को आपने दिखाया किसी को, आर यू वल्नरेबल, मतलब आप वल्नरेबल हो जाते हो that is why people like do not try to indulge very deeply कि क्या होता है कि मैं वल्नरेबल होता ही या फ्रेंड्स के साथ भी किए, दोस्त मेरे या जितना फैमिली के साथ। इंटेंसिटी से आप पॉजिटिव हो उतना नहीं, क्योंकि आप कहाँ पे भी तो मतलब शो नहीं कर रहे, फ्रेंड के साथ आप स्ट्रांग हो, पेरेंट्स के साथ स्ट्रांग हो, गर्लफ्रेंड के सामने भी मे भी आप स्ट्रांग हो, और एक के सामने आपने वो दिखा दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ एक फॉर्चुनेट चीज़ क्या हुई। मैं जब दिल्ली आया, दिल्ली आ रहा था तब मेरे साथ 3-4 लोग साथ में आए, और यू वोंट बिलीव कि वो आज भी मेरे साथ है। तो वो जो 4 लोग हैं ना, उनके साथ मैं उतना ही वल्नरेबल रहता हूँ जितना मुझे होना है, और मैं फिर बाकी दुनिया के सामने नहीं रहता हूँ। मैं मेरी मदर के सामने उतना ही वल्नरेबल होता हूँ जितना मुझे जो कुछ फील हो रहा है मैं बता रहा हूँ। मैं मेरे फादर के सामने होता हूँ बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स, ही स्पीक्स, ही टॉक्स टू हिज चाइल्ड. It is very important for a parent to discuss any trivial issue, any serious issue, whatever the perspective I have or they have as a parent and as a child. तो वो मुझे स्पेस हमेशा मिली जहाँ पर मैं मेरी इनसिक्योरिटी शेयर कर सकता हूँ. इससे मतलब आप फॉर्चुनेट रहे, बहुत फॉर्चुनेट रहा कि बस हाँ लिमिटेड लोग रहे, बट नहीं पेरेंटिंग के मामले में भी आप बहुत स्ट्रांग रहे, मतलब फॉर्चुनेट रहे. मैं एक बस पिछले पॉडकास्ट में हमारे पेरेंटिंग के बारे में हमने बोला था, एक फादर इशू होते हैं बहुत कि इंडिया में, कि फादर अपने जो इच्छा या आकांक्षा होती है अपने बच्चों पे कि उनको लगता है कि ये करे, तो उसके आपके साथ हुआ था, आपके फादर अंडरस्टूड मतलब करते थे, आपको पता. मैं थोड़ा सा एक बैक ट्रैक होकर एक किस्सा सुनाता हूँ कि मैं जब इंजीनियरिंग के टाइम पे फाइनल ईयर में बहुत लोगों की प्लेसमेंट होती है, आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट. मैंने ईयर डाउन हुआ था मैं फर्स्ट ईयर के बाद, तो इतना ख़राब था मैं पढ़ाई में. तो जब फाइनल ईयर में मुझे लकीली IBM के अंदर कुछ ना कुछ तो भी नौकरी मिल रही थी. आई डोंट रिमेंबर द पोजीशन ऑल्सो, बिकॉज ऑफ अ ओपन ग्रुप डिस्कशन जो मैं ठीक ठाक था उसमें. उसमें उन्होंने नॉलेज नहीं चेक किया, उन्होंने परसेंटेज नहीं चेक किया, तो शायद उस वजह से मैं शॉर्टलिस्ट हो भी गया था. एंड आई हैड टू एंटर अ डोर, जिसके बाद फाइनल सैलरी डिस्कस होगी. एंड आफ्टर दैट आई कैन नॉट बैक आउट, एंड इफ आई विल बैक आउट आई विल हैव टू पे 1 or something lakh rupees टू द कॉलेज दैट यू हैव ऑक्यूपाइड अ सीट एंड देन यू डिडंट जॉइन इट. सो उसके पहले आई कॉल्ड माई फादर कि मैंने कहा ऐसे ऐसे सिचुएशन है और आपको क्या लगता है, व्हाट शुड आई डू एंड ऑल. तो मेरे फादर ने कहा तुझे क्या मन है, ठीक है. तो मैंने कहा मुझे दिल्ली जाने का मन है, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर. तो कहते हैं फिर चला जा, जॉब क्यों करना है. तो फिर मैं दिल्ली आया. फिर इस तरीके से मेरी पेरेंटिंग और मेरी सपोर्ट सिस्टम रहा. पर एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर कर सकता हूँ कि जैसे 3 अटैम्प्ट हो गए, 4 अटैम्प्ट का किस्सा में बताया कि पेरेंट्स ने कैसे सपोर्ट किया. उसके बाद जो सोसाइटी होती है, ठीक है, आपके पेरेंट्स इंडिविजुअली आइसोलेशन में अगर आप उन्हें देखोगे, किसी के भी पेरेंट आपको कभी भी कुछ भी चीज़ों के लिए बोलेंगे नहीं. लेकिन पेरेंट्स के साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि हर एक इंडिविजुअल सोशल प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करता है. हर एक पेरेंट सोशल प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करता है, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पेरेंट के लिए और बच्चे के रिलेशन के लिए. मेरे केस में सोशल प्रेशर को बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल करते थे. तो लोग बोलते थे आप स्टेट PCS दिलाओ, आप किसी पटवारी की नौकरी का ये करवाओ, कहीं इंजीनियरिंग का किया है कोर्स तो कहीं कोडिंग में लगवाओ. तो ये सारे इश्यूज़ के लिए हाँ वो उसे जो करना है वो करेगा. उसने वड़ा पाव की गाड़ी भी डाल दी. आई वॉन्ट हिम टू बी ऑनेस्ट इन हिज लाइफ एंड ही शुड एन्जॉय हिज लाइफ. तो इस तरीके के एडवाइसेस मेरे फादर मुझे भी देते थे और जो उनको एडवाइस देते थे उन्हें भी बताते थे. अब लोग के तो आपकी जैसे वड़ा पाव की गाड़ी हो गई, मखाने का हो गया, बैम्बू का हो गया, तो स्टार्टअप से आप बहुत कनेक्टेड हो. आई रियली लाइक दैट. तो अभी जैसे आप 7 अटेम्प्ट हो गए, इंटरव्यू में भी नहीं हुआ सिलेक्शन, तो अभी कुछ स्टार्टअप किया आपने? Yes, we've started something called Zest IS. अब Zest IS के साथ हमारा रिश्ता बहुत मान लीजिए कि हमने वो 2 साल से कॉन्सेप्चुअलाइज किया था. तो उसके साथ ये था कि जो कोई भी उसकी आइडियाज़ थी वो हमने ये सोचा था कि हमें उसे एक इंस्टीट्यूट की तरह नहीं बट एक कंपेनियन की तरह, जो एस्पिरेंट के फाउंडेशन कोर्स के बाद जो लोग स्ट्रगल करते हैं, जैसे मैंने किया 3 अटेम्प्ट्स के बाद आई कुड क्लियर प्रीलिम्स एंड देन आई नेवर स्टॉप्ड. तो उसी तरीके से वी वांट सम इकोसिस्टम फॉर स्टूडेंट्स जहाँ पर वो क्वालिटी, जहाँ पर वो उस तरीके के एडवाइसेस जो फ्रेंडली वे में मिले,
ऐसा ना लगे कि कोई रिस्ट्रिक्शन है उस एडवाइस को लेने में, कोई हेजिटेंसी है किसी भी स्टूडेंट के लिए। और मैं अफोर्डेबिलिटी और एजुकेशन को एक साथ नहीं देख पाता हूँ। इंडिया के अंदर आप देखोगे कि बहुत बार वो लिंगो चलता है कि अफोर्डेबल होना चाहिए एजुकेशन, ये हो, ठीक है, बट अगर आप अफोर्डेबिलिटी बेसिक और फाउंडेशन अपने स्कूलिंग पे लगाते हो और वहाँ पर आप प्रूडेंटली इकोसिस्टम डेवलप करते हो, पेडागोगी डेवलप करते हो, तब जाके वो अफोर्डेबिलिटी रिफ्लेक्ट होगी ना हायर लेवल्स पे। बट आपने बिलो लेवल्स पे इतना कुछ स्पेंडिंग किया है विदाउट अ क्वालिटी एंड पेडागोगी, एंड देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एन अफोर्डेबिलिटी ऑफ एजुकेशन एट द लेवल वेयर यू हैव टू गो फॉर द कोर्सेज लाइक यूपीएससी की तैयारी करना, नीट की तैयारी करना, जेई की तैयारी करना। ये सारी चीज़ें में थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। तो हम लोग उस अफोर्डेबिलिटी वर्ड को नहीं देना चाहते, हम ये चाहते कि हम क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करें। हम ये चाहते कि जो स्टूडेंट आए उसकी सच में आज जो भी वर्थ है, जिसे हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, कोई भी बच्चा हमारे पास आता है, कोई भी स्टूडेंट हमारे साथ बात भी करता है, हम उसे कभी पैसे की बात नहीं करते। हम उसे बोलते हैं कि फर्स्ट सेशन ऑफ योर्स इज स्वॉट एनालिसिस। उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को एनालाइज किया जाता है उसके साथ बात करके। इवन बच्चे को नहीं पता होता कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके वैसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं। उस तरीके से वो जो खुद ने वो जीवन जिया है, उतनी जर्नी जिसने जी है, जिसने इंटरव्यू तक, मेंस तक, या वो स्ट्रगल किया है, वही उन क्वेश्चंस को फॉर्म कर सकता है, अगले वाले को कंफर्ट कर सकता है, अवेयर कर सकता है कि तुम्हें ये नहीं आता होगा, तुम्हें ये आता है, इट इज़ योर स्ट्रॉन्ग फॉर्टे, यू आर राइटिंग गुड, ठीक है, आप इससे और बेहतर कर सकते हो। ये सारे हम उसे कंपेनियन की तरह ऐड करते हैं। फिर उसके साथ साथ हम उसे मेंटरशिप की तरह, अब मेंटरशिप एक बहुत बड़ा बबल है। आप जाओगे ओल्ड राजेंद्र नगर में, हर जगह मेंटरशिप दे रहे हैं, हर एक फाउंडेशन कोर्स के साथ मेंटरशिप है, हर एक बिग इंस्टीट्यूट्स, हर एक क्लास बोलता है मेंटर। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब मेरा ये भी फेस था कि मैं नौकरी दर दर जाके ढूंढता था, ठीक है। आई हेडेड एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है, बट उसके पहले ना मैं स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि मैंने थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल लाइफ में ब्रेक लिया था। तो उसके बाद यहाँ पर कंजम्पशन जो एम्प्लॉयज़ का था वो कम था। तो मैं जहाँ पर भी मेंटरशिप ऐसा वर्ड देखता था, आई यूज्ड टू गो देयर एंड आस्क देम इफ़ देयर इज़ अ रियल प्लेस अवेलेबल। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 10 अगर जगह मैं गया हूँ ऐसे बोर्ड देखकर, 7 जगह मुझे बोला है कि ऐसा कोई यहाँ डोमेन ही नहीं है और वर्ड लिखा हुआ है मेंटरशिप। अच्छा, ठीक है। तो दिस वाज अ रियलिटी जो कि मुझे बहुत हिट हार्ट की। और जो मेंटरशिप, तो वो मेंटरशिप देते वो कौन सी थी, मतलब कोचिंग ही उनकी मेंटरशिप? हाँ, आई थिंक अच्छा, उनको वो शायद वो जो फैकल्टीज हुआ करती थी, अच्छा, उन्हें ही वो मेंटर की तरह बोलते हैं ना कि कोचिंग वो क्लास ओवर होने के बाद फैकल्टी से 1 घंटे तक बात बस दैट वाज देयर मेंटरशिप। अब मेंटरशिप का जो आइडिया है वो इतना डिफरेंट है। आपका क्या आइडिया है, मतलब मेंटरशिप? मेंटरशिप हमारे लिए एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जहाँ पर बच्चे को माइक्रो लेवल तक मैनेज ना करे, उससे केपेबल बनाए कि वो खुद की माइक्रो मैनेजमेंट करे और आप उसे एक सही रास्ता दिखाएं। सही रास्ते के तरीके अलग अलग है हर स्टेजेस में। मान लीजिए अगर आंसर राइटिंग है तो उसका एक अलग रास्ता है। अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, कौन से हाई इम्पैक्ट थीम्स है जिन्हें आप करके इतना ही कीजिए पर बार बार करना है। इसमें कुछ एग्जाम्पल के साथ ऐड कर सकते हैं कि कैसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं मौर्यन पीरियड की, ठीक है। अब मौर्यन पीरियड में बच्चा जब पढ़ने लगता है तो एग्जॉस्ट होने लगता है, यार मतलब इतना ज़्यादा कुछ पढ़ना है, मौर्यन है फिर गुप्ता है। तो यूपीएससी को अगर ट्रेंड के एनालिसिस के हिसाब से आप देखेंगे, पीवाईक्यू की अगर सच में स्टडी की है तो अशोका के बाद कोई क्वेश्चन नहीं आता। अशोका विल बी आइदर इन द ऑप्शंस, आइदर इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अशोका एडिक्ट्स, ठीक है, अशोका इंस्क्रिप्शन, इसके बाहर क्वेश्चन मिलेगा, मुझे बता देना। ये जो नैरो डाउन करने का और कॉन्फिडेंस देने का बच्चे को बात होती है ना, वो बहुत कम लोग मेंटरशिप में दे पाते हैं। वो क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट उठाएंगे या फिर बोलेंगे जब डाउट हो तब कॉल कीजिए। इट्स अ कॉल सेंटर दूसरे लोगों के लिए, बट हमारे यहाँ वो प्रोएक्टिव होता है।
हमारे यहाँ शेड्यूलिंग बना के दी जाती है, रोज़ उसके साथ शेड्यूल डिस्कस किया जाता है कि तुम्हारा आज के टारगेट्स ये है, एंड ऑफ द डे इट इज़ लाइक कि आपने कितने कंप्लीट किए। ठीक है, ये जो टच होता है स्टार्ट एंड एंड ऑफ द डे, उसे एक डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ने के लिए जाता है। अब बच्चा क्या करता है, 3-4 दिन बाद वो फॉलो करने की कोशिश करता है, फिर हम उसे पूछते हैं कि क्या आप इससे कैलिब्रेट करना चाहते हैं अपने टारगेट्स को, या यू आर गुड विथ योर पेस। तो हर एक की कैपेबिलिटी अलग है, हर एक की कैपेसिटी ऑफ रीडिंग, उसकी स्पीड अलग है, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग है। हर एक पर्सन की अलग अलग कैपेसिटी को देखते हुए उसे केटर करना है, क्योंकि हर एक का हक है कि वो पढ़े, वो एन्जॉय करे, वो उस कंटेंट को, उस नॉलेज को एब्जॉर्ब करे। बट जैसे अभी जेस्ट तो स्टार्टअप है ना, Yes. स्टूडेंट्स भी कम होंगे। यस, बहुत ही लाइक। तो अगर मान लो कल हम लोग तो उम्मीद रखेंगे कि काफ़ी स्टूडेंट बढ़े हैं आपके, स्टूडेंट्स बढ़ते हैं जैसे कंज्यूमर मासेस है भाई, तो फिर हैंडल करना ये सेम चीज़ काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू मैंने एड्रेस किया है। अच्छा, जहाँ पर भी स्केलेबिलिटी का इशू आता है वहाँ सस्टेनेबिलिटी दूर होने लगती है। तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो, करेक्ट। तो और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो तो सस्टेनेबल नहीं है वो। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आप नॉलेज शेयर करना हो, चाहे वो आप सर्विस हो, चाहे वो आपका खुद का गोल भी हो, वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। अब स्केलेबिलिटी को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? मान लो कि जो एडटेक्स होते हैं, आपने एडटेक्स के अंदर टेक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बैक एंड के डेटा एनालिसिस एंड सेल्स के लिए ही यूज़ होता है मोस्टली, और बाकी के जो भी ऐप होगा उतने तक उनका वो टेक इन्वॉल्व रहता है, और यूट्यूब पर वो अपना करते हैं, यही उनका टेक होता है, ये टेक है। ठीक है, अब ये मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा कि भाई इंडिया की इतनी टॉप एडटेक्स टेक को क्यों यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, जो स्टूडेंट के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ावा दे, जो स्टूडेंट के प्लानिंग में डिजिटाइज टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो करे। आप बिलीव नहीं करोगे, हम इतने छोटे से वेबसाइट के अंदर भी हम लोगों ने डिजिटाइज प्लान्स, जेस्ट प्लानर बोलकर एक बटन दिया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनीबडी कैन गो देयर, एनीबडी कैन प्लान देयर लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म एंड डेली टारगेट्स। अभी ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के डोमेन तक रिस्ट्रिक्टेड है, बट इन नियर फ्यूचर वी आर गोइंग टू गो फॉर एवरी एग्जामिनेशन जहाँ पर एस्पिरेंट्स दबा रहता है कि इतने टारगेट्स है, ये है, उसको वो ट्रैक कर सकता है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एनी डेज। वो कल क्या पढ़ा था वो भी उसे पता चलेगा। ये तो ये प्लानर स्टूडेंट खुद ही बनाएगा ना, खुद बनाएगा, और उसे अगर चाहिए तो वो मेंटर भी उसके साथ बनाएगा। अच्छा, मेंटोर। यस। इसमें ये है कि अक्रॉस द कंट्री आप देखें, अलग अलग रीजन से, अलग अलग बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं, वो सबको आप क्या कैटर कर सकते हैं, उनकी नीड्स वगैरह? अभी डेफिनेटली हमारा सब कुछ ऑनलाइन है। ठीक है, हम लोग जो कुछ भी बात करते हैं बच्चों से एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। पहला सेशन में क्या होगा ये तक स्ट्रक्चर डिफाइन होता है कि स्वॉट एनालिसिस का एक टेम्पलेट है, उसके अंदर ही वो क्वालिटीज़ डालती है। स्वॉट एनालिसिस को क्या एनालाइज और किस तरीके से यूटिलाइज करना है उसका भी आपको स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन जाता है। तो इतना स्ट्रक्चर्ड वे में अगर हम जाते हैं तो हमारे लिए स्केलेबिलिटी इज़ नॉट एन इशू। हमारे लिए बस ये है कि हमें अपनी क्वालिटी को, कंटेंट को इम्प्रूव करना है। हर साल जो यूपीएससी अपने आप को इवॉल्व करती है, हमें यूपीएससी को प्रेडिक्ट नहीं करना है, बट एटलीस्ट यूपीएससी हमें जो ट्रेसेस छोड़ रही है खुद के पीवाईक्यूज़ के थ्रू, जो एग्जामिनेशंस के थ्रू, उसको हमें एक बार ट्रेस करना है। एक और क्वेश्चन है मेरा कि आप स्टूडेंट्स को सेंट्रिक रख रहे हो, लेकिन अफोर्डेबिलिटी का इशू आपने अभी रेज किया था कि अफोर्डेबल होता है तो फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। हाँ, आपका जो जेस्ट है उसकी प्राइसिंग किस टाइप से? थोड़ी सी प्रीमियम प्राइसिंग होती है हमारी। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो भी एडमिशन्स आए हैं, 2025 की जो मेंटरशिप हम प्रोवाइड करते हैं वो 25,000 के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। आप इमेजिन करोगे बहुत सारे एडटेक्स है जो 5,000 में फाउंडेशन कोर्स दे रहे हैं। हाँ। वो हमसे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी है, हमारी जो एक्सपीरियंसेस है, उसको शेयर करने के लिए हमें भी मोटिवेशन चाहिए। और वो मोटिवेशन तभी आता है जब हमारे पास उस प्राइस पॉइंट पे केटर करने के लिए ताकत है, फाइनेंशियली भी, और आप बोल सकते हो जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसके अंदर भी हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है उसे हमें पूरा करना होता है। वो आपने हेरा फेरी में दिखा, मतलब सुना है क्या, 25 दिन में पैसा डबल? हाँ। वैसे अब यूपीएससी के मार्केट में क्या होने लगा है ना कि 130 प्लस गारंटीड मार्क्स, 140 प्लस गारंटीड मार्क्स, वरना पैसे परत। हाँ, इससे क्या मतलब आपका, आप भी वैसे ही है कि आपका कैसा है कि क्वालिटी देना चाहते हैं कि हाँ मैं आपको कैपेबल बनाऊंगा, कैसा है मतलब? मैं कल का किस्सा बताता हूँ। कल जिसका मैंने मॉक इंटरव्यू लिया था, द कैंडिडेट है महाराष्ट्र से,
वो मराठी के अंदर मॉक दे रहा था और उसको इस एरिया में बहुत ही लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स थे जो मराठी में उसको कैटर कर रहे थे एंड परहैप्स ही वाज नॉट दैट सेटिस्फाइड विद दैट मॉक्स. तो उसने बोला कि सर आप थोड़ा सा देखो. मेरे पास थोड़ी इंटरव्यू रूम है, छोटे से कमरे में मैंने बेड पे बैठे हुए हम लोग 3 लोग और उसको चेयर पे बिठा रखा है और हम ऐसे मॉक ले रहे हैं. तो हम किस्सा वो कल रात में आया और सुना रहा था कि सर बोले मुझे ही नहीं पता कि प्रीलिम्स निकली कैसे 2023 की. ठीक है, तो और इसका ये मतलब नहीं कि वो कैपेबल नहीं है. इंटरव्यू तक पहुंचा है, मेंस क्लियर किया है, हर एक कैपेसिटी है उसके अंदर. तो ये कोई बोले कि भाई मैं 100% गारंटीड से बता सकता हूँ कि तुम्हें इतने मार्क्स आएंगे, तो वो शेयर फूल करना है लोगों को, स्टूडेंट्स को भटकाना है. मुझे ऐसा लगता है कि आप केपेबल बनाओ, आप एबल बनाओ, उसके बाद उसका जो भी होगा इट इज़ लाइक द कोर्स विल डिसाइड इट्स फेथ. बट आप ये कभी क्लेम नहीं कर सकते हो कि मैंने 130 मार्क्स दे दी. हाँ, अगर आप ये इतने साउंड हो अपने एनालिसिस में, अपने अंडरस्टैंडिंग में कि यूपीएससी को एनालाइज करते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए आप ये समझ गए हो कि इन थीम्स के ऊपर अगर आप पढ़ते हो तो आप 60+ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ सकते हो. करेक्ट. हाँ, ये एक सही तरीका हो सकता है बच्चे को आप गाइड करो. ये कॉन्फिडेंस भी देता है. ये कॉन्फिडेंस ये भी ज़रूरी होता है. ह्यूमन को हमेशा नेगेटिव साइड दिखाओगे तो वो नहीं आएगा, उसे ताकत नहीं आएगी कि मैं किसके लिए फाइट करूंगा. देयर विल बी नो रीज़न फॉर हिम टू फाइट फॉर समथिंग. ठीक है, बट ये कोई गिमिक नहीं है, ये रियलिटी है. आप जाके चेक करो, हर साल के पेपर के अंदर आपको 60+ क्वेश्चन उन थीम्स से मिलेंगे. हाँ, ये कोई फॉल्स ये नहीं है, पर्सपेक्टिव नहीं है, कुछ भी नहीं है. और हम कोई भी ऐसा गारंटी करे तो आप ये देखना, ये जो कुछ भी गारंटी देते हैं ये छोटे इंस्टीट्यूट्स देते हैं जो सर्वाइवल के लिए मर रहे हैं. करेक्ट. ठीक है, कोई भी आपको बड़ा इंस्टीट्यूट वो तमीज़ से अपना कोर्स डिज़ाइन करते हैं. ठीक है, वो अपने आप को एक स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो करना चाहते हैं. दे डू दैट विच इज़ एटलीस्ट अ बेयर मिनिमम थिंग टू डू फॉर द सेक ऑफ द स्टूडेंट्स. सर एक मेंटरशिप की सर्विस है, दूसरा और भी चीज़ें होती हैं जैसे जीएस का फाउंडेशन कोर्स बोला आपने, ऑप्शनल की क्लासेस, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़, मेंस की टेस्ट सीरीज़, कंटेंट वगैरह. तो आपका जो इंस्टीट्यूट है जेस्ट ये भी प्रोवाइड करेगा या ये कहीं और से? अब मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ कि जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ को बनाया है, आप बिलीव नहीं करोगे कि मार्केट के अंदर किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स भी बोलो, दे ट्राई वेरी हार्ड और बहुत ही मेहनत से वो कोशिश करते कि उनका क्वेश्चन बेहतर बने. एंड आई रियली अप्रिशिएट देम क्योंकि उन लोगों से हमने सीखा है. बट हम लोगों ने जो यूनिकनेस लाया है, हम सिर्फ 5 टेस्ट देते हैं. अच्छा. ठीक है, प्रीलिम्स के सिर्फ 5 टेस्ट फुल लेंथ. 5 टेस्ट के अंदर आपको जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, उसके साथ आपको एक D-Day थिंकिंग बोलकर कॉलम मिलता है जो उस क्वेश्चन के ऊपर उस दिन, अगर प्रीलिम्स के दिन अगर सोचना है तो क्या लॉजिक, क्या इंफॉर्मेशन, क्या कॉमन सेंस लगाना है, वो कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं दे रही है. अब जो न्यू पैटर्न आ रहा है उसको भी वो केटर कर. एग्जैक्टली, वो पूरा केटर उस तरीके से वो डिज़ाइन की गई है. सर आपने जैसे बोला डे थिंकिंग, ऐसा पहले यूट्यूब पे चलता था कि 101 तरीके प्रीलिम्स के प्रीलिम्स निकालने के. जो एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं, ये फार्मूला लगा दो, ये मतलब कहीं नहीं हो रहा तो ऑप्शन बी मार्क कर दो, तो ये बहुत चला था अभी. जिसके कारण मेरे ख्याल से यूपीएससी ने भी देखी होंगी वो वीडियो और पूरा पैटर्न चेंज हुआ है. तो अब जो डे थिंकिंग है आपका, तो नए पैटर्न को केटर कर सकते हैं. अब मैं बताता हूँ. ऐसे बहुत सारे मिथ्स और कंसेप्शन आ गए थे. एलिमिनेशन गॉट एलिमिनेटेड. मैंने सिंपल, आपके पास आंखें हैं, राइट? एवरीबडी हैव देयर आईज. आप देखो, एलिमिनेशन गॉट एलिमिनेटेड इन ऑप्शंस. स्टेटमेंट्स आर सिमिलर. ठीक है, तो आप स्टेटमेंट्स पे लगाओगे. आई अंडरस्टैंड कि एक स्टेज में आपको बंद कर दिया है, राइट? बट अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, उसे कंडक्ट करने के लिए आप यूपीएससी को समझना बहुत ज़रूरी है. यूपीएससी का नेचर वेरी पॉजिटिव नेचर है. उसका जो एटीट्यूड होता है, मान लो एक लाइन लिखी हुई है कि XYZ is having an habitat in the ABC region, ठीक है, which is extinct in the India.
ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इस स्टेटमेंट को इमेजिन करेंगे कि क्या आप इस स्टेटमेंट को एनसीईआरटी के लैंग्वेज के अंदर इमेजिन कर पा रहे। अगर आपको ऐसा कोई भी उस स्टेटमेंट में वर्ड दिखता है तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट हाइड दैट वर्ड एंड आप उस वर्ड को छुपा करके आप उसे फिर से पढ़िए। अगर आपको सही साउंडिंग लगता है, आपको लगता है कि ये स्मूथ है, ये एक एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट है, दैट मीन्स दैट वर्ड हैव बिन उसके अंदर घुसाया गया है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो इन्फॉर्म्ड लॉजिक की तरह जब अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस देखते हो तब आता है। अब दूसरा बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंटेम्प्रेरी लोग होते हैं, अब ये जो थेमेटिक एनालिसिस है वो कैसे बताता है। मान लो अगर हम मुग़ल एरा की बात करें, मुग़ल एरा के अंदर हम अकबर वगैरह सब पढ़ते हैं, क्वेश्चंस उसी के इर्द गिर्द घूमता है। अब बच्चे क्या करते हैं कि वो टॉपिक को या उस क्वेश्चन को या उस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते वक्त वो उतने इन्फॉर्म वे में एलिमिनेट नहीं करता। वो क्या सोचता है कि मैकेनिकली उसको एलिमिनेट किया जाए, एक्सट्रीमिटीज़ है या कंटेम्प्रेरी है तो उसको हटा दो, ये करो। पर आप इमेजिन करो उसे पढ़ते वक्त इतनी ही थीम पढ़नी थी तुम्हें कि अकबर और निम्बर का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या निम्बर का अकबर का कंटेम्प्रेरी है या नहीं है, ठीक है। तो उसके पढ़ते वक्त ही आपने अगर मैप देखा होता, आपने अगर उसकी मूवमेंट देखी होती, और ये मेरे हाई इम्पैक्ट थी उसमें 10 बार बोल चुका हूँ कि आप क्या करेंगे, एक टॉपिक को कौन से डायरेक्शन से पढ़ना है, वो 4 डायरेक्शन से ही पढ़ना है। सूफीज़म पढ़ना है तो सूफीज़म को किस तरीके से पढ़ना है, किसके साथ लिंक करके पढ़ना है, उतना ही लिंकेजेस करना है। अब वो लिंकेजेस बोला ना तो वो आइडियलिज्म की तरफ जाता है, वो सब लिंक करने की कोशिश करता है। तो उसके अंदर ना वो लॉजिक लगा पाता है, ना अपने नॉलेज को इन्फॉर्मेशन बेसिस पे उसको इन्फॉर्म लॉजिक की तरफ जा पाता है, और वो क्वेश्चन को गलत करता है। और इस तरीके से हमें एलिमिनेशन को जो है वो प्रूडेंटली यूज़ करना नहीं आता। नहीं, लेकिन आपने जैसे मतलब सर हम लोग भी यही बोलते हैं कि एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि पहले क्या होता था जैसे 4 ऑप्शंस हैं और उनके फिर 4 ऑप्शंस हैं, तो उसमें जैसे रहता 1 2 4 2 4 1 3 ऐसा रहता था। तो ऐसे में क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थ्रू देखेंगे तो बहुत कम ऑप्शन है। यस, लेकिन जब 1 ओनली 2 ओनली 3 ओनली 4 ओनली ये आया ना, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग थाउजेंड्स ऑफ चॉइसेस आ जाती है। सो फिर इसके अकॉर्डिंग तो मतलब बच्चों पे ये बात तो देखो ऑप्शंस के अंदर ये हो चुकी है। ऑप्शंस में आपकी एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो फेल हो रही है, बट आपके पास अगर एलिमिनेशन टेक्निक ऑप्शन में फेल हो रही तो आप स्टेटमेंट में तो लगाओगे। मान लो आपने 3 स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट एलिमिनेट कर लिए, तो मतलब आप नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हो कि अब Exactly. वो तो एक्सेप्ट कर लो जो हो चुका Exactly. है, उसके बाद अब नई चीज़ें जो ऑप्शंस है उनमें एलिमिनेशन लगाओ स्टेटमेंट्स में। हाँ वही स्टेटमेंट में जो फर्स्ट ऑप्शंस में एलिमिनेशन अगर नहीं लगा पा रहे हो बिकॉज इट्स अ प्लेन स्टेटमेंट 1 2 3 ऑल नन, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता था, पहले ये लोगों का जो टेक्निक हुआ करता था वो बहुत मैकेनिकल था कि भाई ओनली दिखे हटा दो, एक्सट्रीम दिखा था। अब वो उससे क्या होता था ना, जैसे आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताए तो वो जाके नीचे एक ऑप्शन हटाता था, उसके कारण वो सही आंसर तक कैसे ना कैसे पहुंच जाता था। बट अब जो रियल टेस्ट आएगी डी-डे थिंकिंग की, वो स्टेटमेंट बेस में आप कितने इन्फॉर्म्ड और नॉलेज बेस पे लगा रहे हो। अब आप नहीं जा सकते मैकेनिकल पे, अब आप ओनली अब एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, फैक्ट, हर स्टेटमेंट में फैक्ट है। यूपीएससी की अगर डिमांड को स्टडी करते हैं पिछले 3 सालों से, तो यूपीएससी इज़ गोइंग टुवर्ड्स प्रिसिजन डिमांड। प्रिसिजन डिमांड का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज डेटा दे रही है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज स्टेटमेंट्स बना रही है। तो वो प्रिसिजन की डिमांड जो है वो केटर करने के लिए आपको एक हल्का बेस नॉलेज का होना ही ज़रूरी है। आप सिर्फ डेटा बोल कर उसका एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, आप कोई भी तरीके से उसको इतने हल्के से एलिमिनेट नहीं कर पाओगे जितना पहले होता था। ये तो लाइक ये सब हम तो कर लेंगे, लेकिन पहले तो हमें पेपर 2 क्रैक करना पड़ेगा ना सर। सीसेट का पेपर बहुत ही टफ हो रहा है, और मार्केट में मुझे नहीं लगता कोई ऑप्शंस मतलब अवेलेबल है इतने, या जो कैट के भी पढ़ रहे हैं वो भी बोल रहे हैं कि हम भी क्रैक नहीं कर पा रहे। उसके लिए क्या है आपका? सीसैट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ऐसे लगता है कि स्मार्ट चॉइसेस बनाने बहुत ज़रूरी है बच्चे को। अब मैं बीइंग एन इंजीनियर ऑल्सो, मैं आई एम नॉट गुड एट सीसैट। मैं जब भी पेपर दिया हूँ तो सीसैट के पेपर के दौरान मैंने अपने स्मार्ट चॉइसेस बना लिए थे कि भाई मेरा 40 स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन है, तो मैं पहले पूरा कॉम्प्रिहेंशन 30 मिनट में सॉल्व करता था, मतलब 27 क्वेश्चन में 30 मिनट में करता था। फिर 1.5 घंटा मुझे मिलता था टू सर्वाइव, समझ रहे। तो ये स्मार्ट चॉइसेस मैंने खुद के लिए बनाई थी। उसके अंदर कोई क्वेश्चन होता है,
मान लीजिए कोई अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, कोई वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा टाइम लेगा उसे आप ना करें, भले ही वो आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन अगर जल्दी हो रहा है तो आप उसे करेंगे। आपको अल्टीमेटली 66.66 मार्क्स चाहिए। यू डोंट हैव टू स्कोर 90 प्लस 100, उससे कोई हमारी मेरिट डिसाइड नहीं हो रही है। तो ये बच्चे यहाँ पर फेल हो रहे हैं कि अपने एरियाज़, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, और उसके कारण होता है इसी कि हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से करते हैं तो इट विल एटलीस्ट मेक यू दैट केपेबल कि आप 66 के लिए एम कर सकते हो। बट जो आरसी, लेकिन आरसी जो पार्ट है वो बहुत डाइसी नहीं है? कभी कभी बहुत सारे पैरा दिए होते हैं, एक ही क्वेश्चन होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, इसे आना, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, दिन भर किताबें पढ़ रहे हो, हाँ, उसे एनालाइज करना मतलब ही तो आरसी है। ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उससे क्या कंक्लूड करना है, उससे क्या मैसेज लेना है, ये आरसी है। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आपको सीरियसली थॉट डालना पड़ेगा कि मुझे इसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के अंदर बहुत अलग अलग टेक्निक्स होती है। अब उस टेक्निक में मैं चला जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि स्टेटमेंट कहाँ से शुरू होता है, मैसेज कहाँ पर डिलीवर होता है, उसको सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में मैसेज पैसेज के अंदर दिया जाता है, और उसे कंक्लूड करते वक्त क्या मैसेज दिया जाता है। इतने मैकेनिकली भी आप उस पैसेज को देख सकते हो, तोड़ सकते हो, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइक डिफरेंट थिंग। बट हाँ, आरसी लोगों को या स्टूडेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सर आरसी पे हम मतलब क्रैक कर सकते हैं क्या? बस आरसी पे? देखो, मैं तो सरवाइव कर रहा था आरसी पे। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज ऐसा चीज़ था कि अगर 27 जितने ज़्यादा क्वेश्चन आए मुझे उतना अच्छा लगता था। ठीक है, तो 27-28 क्वेश्चन आते थे, उसके अंदर 25 तक अपने सही हो जाते थे, और उसके बाद मेरा सर्वाइवल का स्ट्रगल शुरू होता था इन मैथ्स एंड क्वांट। ये हमने आपकी जो जेस्ट आए से उसके बारे में बातें की, हम लिंक नीचे डाल देंगे, जो भी इंटरेस्टेड है Definitely. वो कांटेक्ट करें सर से। सर बहुत बार ये होता है ना कि 4-5 अटेम्प्ट होने के बाद थोड़ा हमारा एक फाइनेंशियल इशू भी आने लगता है, और हम पैरेलली सोचते हैं कि चलो एक यूपीएससी कोचिंग में थोड़ा साइड बाय साइड जॉब करें और सर्वाइव करें यहाँ पे और पढ़ाई भी करें। तो आपका ये यूपीएससी कोचिंग का इंडस्ट्री का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मैंने यूपीएससी की कोचिंग इंडस्ट्री में कभी इमेजिन नहीं किया था खुद को कि मैं कभी काम करूँगा। कोई नहीं किया था। कोई नहीं। बट मेरे साथ वाले मुझे तो दोस्त, पता भी नहीं था कि एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे मेरे साथ के दोस्त जो थे वो बहुत हार्ड वर्किंग थे, मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। उन्हें बहुत अर्ली स्टेज में फाइनेंशियल रियलाइजेशन हुई थी। परहैप्स मैंने कहा था कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, उसके कारण मुझे नहीं वो नैक आया पहले, बट उनके थ्रू मैं थोड़ा बहुत ग्लिम्स समझ पाया कि यस, दिस इज़ ऑल्सो एन पार्ट ऑफ लाइफ विच आई हैव टू स्ट्रगल फॉर। तो फिर जब मैं इंटरव्यू BR 7 और 6-7 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रहा, द मोमेंट आई फेल्ड इन दैट एग्ज़ाम, तो फिर मैंने तीसरे दिन ही ज्वाइन कर लिया था। दैट मोमेंट आई ज्वाइंड एज एन कॉपी इवैल्यूएटर। सभी स्टार्ट कर रहे हैं। देन तो कॉपी में हम्बल स्टार्ट तो हाँ, बोल सकते हैं इस इंडस्ट्री में। तो कॉपी इवैल्यूएशन की प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे मिथ्स होते हैं कि कॉपी आप चेक कीजिए, आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूव होगी, बट आई नेवर फेल्ट दैट वे कि भाई ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो उसके साथ साथ मैं इमेजिन करने लगा कि आई एम अ वेरी एस्पिरेशनल पर्सन। ठीक है, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस को किस तरीके से मैं और एक्सप्लोर करता रहूँ। तो इसमें ये हुआ कि मुझे कहीं से एक अपॉर्चुनिटी मिली टू एंटर इनटू अ वेरी लार्ज एडटेक, जहाँ पर मेंटरशिप की टीम में बहुत एक छोटे से एग्जीक्यूटिव मेंटर के रोल में मुझे उन्होंने एब्जॉर्ब किया। और वो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद मैं चीज़ें सीखते गया, क्योंकि मेरे पास स्टार्टअप का एक्सपीरियंस रहा, तो मुझे स्ट्रक्चर्स बनाना, टीम बिल्ड करना बहुत मज़ा आता है, किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना। तो उनके साथ टीम में एक छोटा सा हिस्सा रहते हुए भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मुझे किसी ने कहा नहीं था। मैंने उन टीम्स को कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम में किस तरीके से बच्चों को कैटर कर सकते हैं, उसकी अलग अलग डिमेंशंस, अलग अलग प्रोग्राम्स उसके अंदर हमने शुरू किए।
अब वो मेरे सजेशंस वो लेने में इतने बड़प्पन था उनका कि वो लेते भी थे और कुछ सजेशंस नहीं भी लेते थे। तो फिर आई अंडरस्टूड कि ये एक अच्छा स्पेस है जहाँ पर मैं खुद को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। जो मैंने अपनी 5-6 साल की पढ़ाई कंप्लीट की है, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा होल्ड रखता हूँ, उसको मैं नॉलेज डेसिमेशन की तरफ किस तरीके से अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ, स्टूडेंट्स तक पहुँचा पाऊँ, ये मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस आने लगा। फिर उसके बाद आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे एक प्रोडक्ट डेवलप करने को मिला। वो पॉडकास्ट का प्रोडक्ट था जो मैंने बहुत अच्छे से डेवलप किया। अब वो जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो डेवलप किया है वो इट्स ग्रोइंग इन मिलियंस। ठीक है, जब हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशनल पॉडकास्ट के नाम पर सेलिब्रिटीज़ को बुलाकर या जो सोशल फिगर्स हैं उनको बुलाकर जो एजुकेशनल पॉडकास्ट के नाम पर चलाया जाता था, उसका मैंने चेहरा बदल दिया था। आप इमेजिन करो कि जो 2-3 पॉडकास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऐप्स है, उनके पास एजुकेशन पॉडकास्ट के अंदर कोई सब कैटेगराइजेशन नहीं था। वी वर द वन हु had that numbers of listeners, उसकी वजह से उन्हें वो कैटेगराइजेशन करना पड़ा। We topped Apple Podcast for 2 weeks, ठीक है, Spotify for like at least a month। तो इस तरीके से हमारे नंबर्स थे और जबकि कोई नाम नहीं, कोई ब्रांडिंग नहीं थी। ठीक है, क्वालिटी इतनी अच्छे से डिलीवर कर रहे थे क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में नॉलेज को डेसिमेट किया जा रहा था। फिर उसके बाद आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू बिकम अ फैकल्टी। फिर उसके बाद मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स और मैनेजमेंटल रोल्स के लिए हेल्प की है। फिर मैं एकेडमिक हेड भी रहा। फिर देन आई डिसाइडेड कि मेरी जर्नी थोड़ी और डायरेक्शन में जानी चाहिए थी एंड आई एम नॉट गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। तो बहुत हाई पेइंग सैलरी को छोड़ते वक्त आज ऐसा हाल है कि मेरा रेंट जो है दूसरे जो पार्टनर्स है, दूसरे जो पुणे में रहते दोस्त है, वो पे करते हैं। तो इट्स दैट जर्नी कि मैंने उतनी हाई पेइंग जॉब को सेक्रीफाइस करते हुए, पर मुझे मज़ा आ रहा था। और आज भी मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे पास कोई फाइनेंस की अभी सोर्स नहीं है जो कांस्टेंट सोर्स किसी भी इंडिविजुअल के लिए होता है अपार्ट फ्रॉम द कंपनी रेवेन्यू। बट उसके बाद भी आई एम वेरी हैप्पी टू वेक अप एट 7 AM, सिटिंग ऑन माई डेस्क एंड सिस्टम, क्रिएट कंटेंट, क्रिएट वीडियोज़, क्रिएट सेशंस एंड हेल्प स्टूडेंट्स द होल डे। तो वो एक बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा अपने लाइफ में, प्रोफेशनली देखा जाए तो। सर, आपको ये लगता है कि जो इंडस्ट्री है यूपीएससी की, वहाँ पे एक अच्छे लोगों को साइडलाइन किया जाता है, या हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस इंडस्ट्री में जहाँ पे सब एथिक्स वगैरह इतना अच्छे से पढ़ाया जाता है, वहाँ पे आपको लगता है फॉलो नहीं किया जाता? मुझे ऐसा बैड एक्सपीरियंस क्योंकि हमेशा हम यूपीएससी में आते हैं, हमेशा आइडियलिज्म की बातें चलती है, यूटोपियन थॉट सब। और जब ये बाहर हम जब जाते हैं उसमें और देखते हैं कि तब सर वो थोड़ा पर्सनल है, क्योंकि इसी के एक कोचिंग की पॉलिटिक्स के कारण निकलना पड़ा। शायद मुझे भी किस्सा पता है, बट बात ये है कि हम लोग क्या करते हैं ना कि जो इंडस्ट्री में स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो उसमें क्या होता है कि लोगों की जो नॉलेज कैपेबिलिटी है ना, आप द मोमेंट यू जॉइंड एनी वर्क, whether you are making good MCQs, whether you are making mains questions, whether you are checking papers, you lose your intellectual brain. You start mechanically doing that. Correct. ठीक है, तो होता ऐसे है ना कि हमारी जो पोरोसिटी होती है ब्रेन की, वो नॉलेज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। आप इमेजिन करो, आप दिन भर ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो, यू आर डेवलपिंग MCQs और यू आर डेवलपिंग मेन्स क्वेश्चन, आप बहुत अच्छे से उसको काम को कर रहे हो, बट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं आपकी स्टडी को। हाँ, ठीक है। और आप जब अपने पर्सनल स्पेस में जाके कुछ चीज़ पढ़ोगे तो देर इज़ नो पोरोसिटी इन योर ब्रेन कि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, कंटेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, नॉलेज। तो हमारे साथ दिक्कत क्या होती है ना कि इतना ज़्यादा सप्लाई है, क्योंकि यूपीएससी के अंदर सक्सेस रेट तो पता है सबको, वहाँ पर फेलियर्स की नंबर्स ज़्यादा होती है। अब लोग उसे फेलियर्स कहते हैं। आई डोंट कॉल एनी एस्पिरेंट अ फेलियर, उसने कुछ ना कुछ सीखा है अपने लाइफ में, बट उसकी फाइनेंशियल नीड ऐसी है कि जो सप्लाई और डिमांड है वो बहुत डिफरेंट लेवल पर रेशो है। सप्लाई बहुत ज़्यादा है एम्प्लॉई का जो काम करना चाहते हैं, और जो डिमांड है वो बहुत लिमिटेड है। इसके कारण होता है ऐसे कि बहुत लिमिटेड लोगों को उन्हें चूज़ करना पड़ता है। उसके अंदर बायसेस आ सकती है और आती भी है, ठीक है। और जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो हाई परफॉर्मिंग लोग होते हैं उनको दूसरे लोगों के ऊपर थ्रेट फील होता है, क्योंकि उसने पहचान के ऊपर उसको इंडक्ट किया होगा। दैट माइट क्रिएट सम सस्पिशन, एंड ह्यूमन नेचर इज़ दैट कि वो फियर और थ्रेट को बहुत जल्दी परसीव करता है और उसे एलिमिनेट करना चाहते हैं।
तो इस तरीके की बातें अपनी इंडस्ट्री में नहीं तो हर एक इंडस्ट्री में होती है। सर एक फाइनल क्वेश्चन मेरी तरफ से, अगर आप कुछ चीज़ ट्राई कर रहे हो और वो नहीं अचीव हो रही है, उसे फेलियर बोलते हैं, बेसिक ही फॉर्मूला। अभी आपने बोला कि मैं उसे फेलियर कंसिडर नहीं करता, जो कि मतलब मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ बना के रखी कोचिंग वालों ने कि स्टूडेंट्स ताकि वो ना करें कि एकदम फेलियर गिव अप ना कर दे और वो बार बार रिकरिंग आते रहे वही अपना मार्केट चलते रहे। क्या ये आपका मतलब यही या कुछ और फिलॉसफी? मैं इसमें इकोनॉमिक्स नहीं जोड़ता हूँ। मेरी बहुत सिंपल लाइफ की फ़िलॉसफी रही कि जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो उस टाइम पे मैं ऑलमोस्ट आई वाज लाइक मैं फेल होने वाला था। 10th स्टैंडर्ड में आई सिक्योर्ड 91%, ठीक है। फिर मैं 12th में आया, 11th में मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा, 12th में आई टॉप्ड इन माय कैटेगरी, ठीक है। तो इस तरीके से था। फिर मैं इंजीनियरिंग में गया, फर्स्ट ईयर डाउन था, फाइनल ईयर में मेरा प्रोजेक्ट सबसे हाईएस्ट यील्ड करके गया। उसका आज मेडिकल डिवाइसेस बन रही है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर मैंने कूडा आर्किटेक्चर, पैरेलल कंप्यूटिंग, इस तरीके से कंप्यूट करते हुए बहुत अच्छा कुछ मॉडल बनाया था। तो वो मेरे लिए, जब आप फिर से मैं बता रहा हूँ कि सेकेंड ईयर में जाते वक्त मेरे पास अंग्रेज़ी, मैं बहुत छोटे गाँव से था, मेरे लिए मेरी पढ़ाई मराठी मीडियम से हुई थी, मेरे लिए अंग्रेज़ी वो बस किताबों तक और एग्ज़ाम तक रिस्ट्रिक्टेड थी। तब जब मैं पुणे आया तो बहुत सारे जेनजीज़ जो पुणे के लोग थे, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए थे, काफ़ी प्रूडेंट थे, और इनको निगेटिवली मैंने कभी कलर कोड नहीं किया। मैंने हमेशा समझा कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम दैम। अब वो मैंने अगर वहाँ पर फेलियर समझा होता कि मैंने अपनी लाइफ में क्या मराठी में पढ़ा है एंड आई एम अ फेलियर, तो वो चीज़ मैंने हमेशा ये समझा है कि मैंने मराठी इतने अच्छे से पढ़ी है, आई विल ऑल्सो लर्न इंग्लिश। तो वो एटीट्यूड अगर होगा आपका, आपके साथ आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, ये दोनों चाहिए, फिर आप अपने आसपास के फेलियर और सक्सेस इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। बिल्कुल। मान लो यूपीएससी जैसी एग्जाम ही ना होती, मान लो ये सोसाइटी में सब कुछ नॉर्मल होता, कुछ नहीं पैरामीटर है, तब फेलियर और सक्सेस की क्या स्टोरी होती? ओनली सर्वाइवल, क्या आप जिंदा हो या मर गए हो, यही फेलियर और सक्सेस था। सोशल कंस्ट्रक्ट को, आप सोशल कंस्ट्रक्ट को सोशल के बे तक रख सकते हो। इट इज़ यू एंड योर कैरेक्टर हु डिसाइड्स दिस। इट इज़ नॉट द सोसाइटी हु विल ड्राइव यूर थॉट प्रोसेस कि क्या सक्सेस है, क्या फेलियर है। ये काफ़ी नेगेटिव क्वेश्चन था जिसका काफ़ी पॉजिटिव आंसर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप दोगे आपके एटीट्यूड से। सर फाइनल मतलब मैं एक आपका जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि ये आप प्रीलिम्स आ रहे हैं, उनके लिए आपका एक मैसेज क्या होगा? आई वॉन्ट टू लाइक टेल एवरी एस्पिरेंट कि आपको अगले 60 डेज तक बहुत ही कामली आपके स्ट्रक्चर्ड वे में स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है, और उसके लिए आपको जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ है उससे मार्क डाउन करना है, जिसे हाई इम्पैक्ट थीम्स बोलिए या बहुत ज़्यादा हाई इनपुट आउटपुट रेशियो देने वाले टॉपिक्स बोलिए, जो कुछ भी आपको नाम देना है, बस आपके पास वो टॉपिक होने चाहिए। उन टॉपिक्स के लिए आप एक दिन को डिवाइड कर दीजिए और उसकी एक डायमेंशंस को कवर करने के लिए अगर आपको चाहिए, मतलब आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट आपको मेरे चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा कि जहाँ पर आपको उन टॉपिक्स को किस तरीके से पढ़ना है वो बताया है। इट्स योर कॉल, ठीक है। मतलब दिस इज़ लाइक माई मैसेज टू देम, और मैं चाहता हूँ कि हर एक जन खुश रहे। 60 डेज, अब 75 डेज बचे हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बीच में होली है, सब लोग मनाएंगे, हमारी वीडियो आते आते भी टाइम लग जाएगा। हाँ, वीडियो आते आते टाइम लग जाएगा, और इस सब सारे टाइम फ्रेम में आपको इफेक्टिवली 60 डेज है, तो आप एंजॉय करो। डोंट टेक इट बर्डन, और फैक्ट से दूर भागो, ज़्यादा फैक्ट्स रिटेन ना करना है। एक माइंड की सिंपल फिलॉसफी में मैं स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहता हूँ कि जो माइंड होता है वो फैक्ट को इवेपोरेट सबसे पहले करता है, और जो हमारा रिएक्शन होता है एज अ ह्यूमन बीइंग, और आई और ब्रेन का कांटेक्ट, वो फैक्ट को खंगालने में सबसे पहला होता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसके अंदर आपको ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 फैक्ट पढ़ के गए हो, 10 स्पीसीज पढ़ के गए हो गेट के बाहर ही, ठीक है, 10 रट लिए कि ये इंडेंजर्ड है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अंदर जाके वहीं दिखेगी ना, समझ नहीं आएगा कौन सी है। ये ऐसा इसलिए होता है कि वेन एवर द मोमेंट द पेपर गेट्स ऑन योर टेबल, आपके सारे फैक्ट्स इवेपोरेट होते हैं, और जो कुछ बचता है वो सिर्फ बेसिक्स बचता है, और आप उसी के ऊपर खेलते हैं। तो हमेशा याद रखना कि बचेगा तो बेसिक्स ही बचेगा, तो उतना ही मल्टीपल टाइम्स कीजिए, थोड़ा पढ़िए पर बार बार पढ़िए। सही है, आपने एक बेसिक बहुत ही सही फिलोसफी दी है जो कभी सुनी नहीं थी। सही है।
तो सर आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत 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 अच्छा लगा, मुझे खुल के बात करने का मौका मिला और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से मुझे क्वेश्चंस के अंदर कैटर किया। बहुत मुझे आई फेल्ट रियली हैप्पी ऑन हमें लगता है कि हाँ, सर आज हमारे पास आए थे, जब जेस्ट बड़ा हो जाएगा शायद हम सर के पास चले जाएंगे। हम साथ में बड़े होना चाहते हैं, हम किसी के साथ किसी को हम निगेटिवली इम्पैक्ट करना नहीं चाहते, हम बस पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। थैंक यू सर हमें ज्वाइन करने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।